ओके, तो हेलो एवरीवन, दिस इज माइक सर हियर। मैंने अपना नाम ही भूल गया। सो हेलो एवरीवन, दिस इज माइक सर हियर ऑन द प्लेटफॉर्म मीमांसा IAS। और मीमांसा IAS के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग जो है इस क्रैश कोर्स के साथ में 60 डेज़ का जो क्रैश कोर्स है इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग बेसिकली इस क्रैश कोर्स के अंदर अपना हिस्ट्री का सेक्शन आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, हिस्ट्री का सेक्शन, और ऐसे ही टाइम टू टाइम आपको बहुत सारे सेक्शन मिलते रहेंगे। अभी स्टार्टिंग के फेज़ में आपको कई सारे क्लासेस मिलेंगे, लाइक आप लोग ने अभी प्रीवियस क्लास में पॉलिटी देखा होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखा होगा, और ऐसे ही ज्योग्राफी वगैरह जो देख रखा है आपने, हिस्ट्री, और टाइम टू टाइम हम लोग कई सारे क्लासेस को डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो इन क्लासेस का एक फॉर्मेट है, पूरा का पूरा उस फॉर्मेट के बारे में क्या शेड्यूल हम लोग ने डिसाइड किया है, इस सब के बारे में आपको पता चल चुका होगा। ये जो पीछे स्क्रीन आ रही है इसके बारे में मे भी आपको पहले टीचर्स बता चुके होंगे। ठीक है, बट एज अ डायरेक्टर मेरी ड्यूटी है कि आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में मैं बता दूं कि इस कोर्स को हम लोग लॉन्च जब किए हैं तो इस कोर्स के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एक चीज़ स्पष्ट तौर पर आप लोग को बतानी है, और वो ज़रूरी है, लोग जो 24 में एग्ज़ाम दे रहे हैं UPSC का, उनके लिए तो नो डाउट ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, नो डाउट, बिल्कुल। लेकिन जो लोग 2025 में भी ये पूरा का पूरा एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट इस सीरीज़ को रखा गया है, क्योंकि 25 के अंदर एग्जामिनेशन देने वाले बच्चे वन टेक के अंदर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे 60 डेज़ के अंदर। तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं क्या है, एक एडवांटेज है, और उस एडवांटेज के बेसिस पे आप पूरा का पूरा GS एक बार में कवर करोगे। और इसके अंदर CSET जो कि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, उस CSET के बारे में भी हम लोग लगातार चर्चाएं करेंगे। तो CSET और GS ये जो आपको परेशान करता है, अभी क्यों ना हम 24 के अंदर ही इसको ख़त्म करके रख लें। अगर हमको 25 में भी एग्ज़ाम देना है तो हम एक वन टेक के अंदर पूरा सिलेबस जान लेंगे, हमको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी रहती हैं। ठीक है, तो ये 60 डेज़ के प्रोग्राम के अंदर ये तमाम फैकल्टीज़ हैं, इनसे आप लोग इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, और जो लोग भी नहीं हुए टाइम टू टाइम वीडियो आती रहेंगी, आप लोग इंट्रोड्यूस होते चले जाओगे। ठीक है, मेरा सेक्शन हिस्ट्री का है तो मैं आप लोग को हिस्ट्री पढ़ाने के लिए यहाँ पे आया। ठीक है, इस कोर्स के अंदर कुछ चीज़ें हैं, विशेषताएँ हैं। वो विशेषताएँ ये है कि 60 दिन का क्लास है, और 60 दिन के क्लास के अंदर टोटल 120 क्लासेस चलेंगे, और इन 120 क्लासेस के अंदर 180 घंटे से ज़्यादा का आपको मटेरियल मिलने वाला है। डेली स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो क्लास लेके यहाँ जाता जाएगा उस चीज़ का पूरा कंटेंट आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। मीडियम से नहीं घबराना है, क्योंकि हिंदी में और अंग्रेजी दोनों माध्यम के अंदर हम लोग यहाँ क्लास भी कवर कर रहे हैं, और साथ ही साथ में वो मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आज संडे है, संडे के बावजूद भी हम लोग अगर यहाँ पे खड़े हुए हैं तो वो इसी वजह से खड़े हुए हैं कि हर एक तरीके से विदिन 60 डेज हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करें, और आप उसी स्पीड के साथ में, जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं उसी स्पीड से उस पूरे के पूरे प्रोग्राम को साथ में कवर कर लो। ठीक है, तो कई सारी विशेषताएं इसके अंदर, टेस्ट सीरीज वगैरह भी है, डाउट सेशन वगैरह है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे परेशान करते रहना, नंबर मेरा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद में इस बूस्टर क्रैश कोर्स को वैसे हम लोग ने एक फीस डिसाइड की थी कि 15,999 का ये कोर्स टोटल कंपाइलेशन के बाद में क्रिएट हुआ था, जब हमने इसकी कॉस्ट एनालिसिस की थी। बट हम लोग इसको आप तक पहुंचाने के लिए इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर लेके आए थे, और इस पूरे के पूरे कोर्स को 60 डेज में आप तक टोटली और ऑनलाइन माध्यम पे तो हम लोग पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा रहे हैं। और देखिएगा आप लोग, फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर बेस्ट क्वालिटीज़ टीचर आपके सामने यहाँ पे लाए गए हैं। हमको जहाँ से जो बेस्ट फैकल्टी मिला इंडिया के जिस हिस्से से, हम उसको यहाँ पर लेकर आए हैं। तो बस अब आप लोग की ये जिम्मेदारी है कि जितनी मेहनत यहाँ पे खड़े होकर एक टीचर करे, उतनी ही मेहनत आप लोग साथ साथ में करते रहे। ठीक है, तो बस ये सब चीज़ें हैं। इनके बाद में हम लोग अपने पोर्शन के ऊपर आए, हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है कि कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट के तौर पर जाना जाता है। कॉम्प्लिकेशन के तौर पर जब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के कॉम्प्लिकेशन को लेकर बहुत सारे लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि इसके अंदर फैक्ट्स बहुत होते हैं। है समस्या, है ना? बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि सर इसमें फैक्ट्स बहुत होते हैं, तो फैक्ट्स हमको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इन फैक्ट्स से कैसे निपटा जाए। तो ये फैक्ट्स का सब्जेक्ट है, और फैक्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फैक्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन फैक्ट्स डिपेंड किसके ऊपर करते हैं वो जानना ज़रूरी है, वो है कॉन्सेप्ट्स।
किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? कॉन्सेप्ट्स। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स आसपास के बने हुए हैं, तो आपको फैक्ट याद करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली। बस वो आसपास के फैक्ट्स बने हुए आपके होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स बने हुए होने चाहिए, जिससे आप अपने फैक्ट्स को क्लियर कर सको। ठीक है, यहाँ का सेक्शन जो हम लोग बेसिकली बात करते हैं ना, मॉडर्न हिस्ट्री, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब ये 60 डेज का क्रैश कोर्स है तो हमको बहुत सीमित समय में इसको समाप्त भी करना रहेगा। और जब बहुत सीमित समय में हम इसको समाप्त करेंगे तो हम लोग प्रॉपर पूरी एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले, पूरी मेडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले, हम मॉडर्न हम लोग पूरी पढ़ने वाले हैं। तो मॉडर्न के अंदर हम लोग डिटेल्ड में सारे के सारे टॉपिक्स की चर्चा करेंगे, क्योंकि मॉडर्न के अंदर ये पीटी ओरिएंटेड एग्जाम है, तो पीटी ओरिएंटेड एग्जाम में मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और मॉडर्न की एनालिसिस ज्यादा होती है। अगर आप लोग को एंशिएंट मेडिवल से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हाँ पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर योगदान किसका है? आर्ट एंड कल्चर का। तो हम वहां पे आर्ट एंड कल्चर कवर करेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर प्लस, कौन कहता है कि हिस्ट्री में करंट अफेयर्स नहीं होते? होते हैं। हिस्ट्री में भी करंट अफेयर्स होते हैं और उतने ही उपयोगी करंट अफेयर्स होते हैं जितने उपयोगी करंट अफेयर्स आपके दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर होते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ के भी करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और वो सारे के सारे करंट अफेयर्स हिस्ट्री के बेसिस पे भी कवर किए जाएंगे। तो एक साल का प्रीवियस पूरा एनालिसिस देखते हुए हम लोग टॉपिक्स को उसी बेसिस पे डिजाइन किए हैं कि हमको क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट इसके अंदर हमको कवर करने। ठीक है, तो ये बेसिकली जो टॉपिक्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, इन टॉपिक्स को मैं आपको हिंदी में भी बताता जाऊंगा, अंग्रेजी में बताता जाऊंगा। इसकी पीडीएफ और जो मटेरियल है वो हिंदी में भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा। तो अभी बेसिकली देखिए हम लोग को पढ़ना क्या है इसके अंदर। आज का जो टॉपिक है वो तो स्टडी और अप्रोच की बात करेंगे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या आधुनिक भारत की हम लोग अप्रोच क्या करें, किस तरीके से इसको कवर करें कि जब एग्जाम आए तो हमारा कोई क्वेश्चन ना छूटे, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हमसे मिस ना हो पाए। तो हम उस अप्रोच की बात तो नो डाउट करने ही वाले हैं। साथ ही साथ में अप्रोच के बाद में क्वेश्चन सोर्स है और टाइप्स ऑफ एनालिसिस की बात करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं लगातार, कौन सी सोर्सेज से क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, क्योंकि हम लोग बार बार सुनते हैं ना कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए, ये सुनते हैं ना, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी कवर करना चाहिए। तो एक बार नजर डाल लेते हैं कि वाकई में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ भी रहे हैं या क्वेश्चंस को कहीं और ले जाया गया है, किसी और सोर्सेज से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर किसी और सोर्सेज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो क्या हमें वो सोर्स भी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, इस सब के बारे में थोड़ी डिटेल में चर्चा करनी जरूरी है। ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन, इसी को ऑब्जर्वेशन हम लोग कहते हैं, उन ऑब्जर्वेशन की बात होगी और कौन सी सोर्सेज आपको पढ़नी चाहिए, किस तरीके के सोर्सेज आपको कवर करनी चाहिए, वो सोर्सेज भी मैं आप सारी की सारी आज आपको बताने वाला। ठीक है, हम लोग जाएंगे फिर सीधा टॉपिक है हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के ऊपर। और ये एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत होती है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत तो बेसिकली डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल्स को बोला जाता है कि मुगलों का जहां पे विघटन हुआ था वहीं से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू हो गई। और विघटन की अगर बात करें तो 1707 सभी को याद होगा जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में यहाँ से क्या हुआ था, लेटर मुगल्स का काल शुरू हुआ था जहां से बहादुर शाह प्रथम पहले रूल करने यहां पर आए थे। शुरू हो गए फैक्ट। ठीक है, ऐसे आते रहेंगे बीच बीच में, जो जो बोलता जाऊंगा दिमाग में ऑब्जर्व करते चले जाना और जो याद नहीं हो रहा है उसको लिखते चले जाना। ठीक है, तो हमने क्या बोला, वहीं से आधुनिक भारत की शुरुआत हो गई थी जहां से 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही पूरा का पूरा आधुनिक भारत पढ़ा जाता है। बट वहां पर एक समस्या है, आधुनिक भारत के अंदर ये डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल हो रहा है तो मजबूत भारत के अंदर कौन हो रहा है, कौन आगे जाके रूल करने वाला है, किस तरीके की पावर्स रूल करेंगी, ये भी तो पैरेलल चल रहा है। तो इस पैरेलल चीज को समझने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। क्योंकि यूरोपियों का आगमन तो भारत के अंदर 1498 में हो चुका था, लेकिन 1498 एडी ये तो हमारा मध्यकालीन का काल है ना, मध्यकालीन का काल। लेकिन फिर भी हम इसको आधुनिक से शुरू करते हैं और आधुनिक में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें यह समझना है कि मॉडर्न हिस्ट्री जहां से शुरू हो रही है उसका बेस है क्या। जब तक आप यूरोपियंस के बारे में जान नहीं लेंगे तब तक आप उनके बारे में कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, कौन थे यूरोपियंस, कहां से आए थे यूरोपियंस, किस किस तरीके के यूरोपियंस के बारे में हमें स्टडी करनी है, उन यूरोपियंस के बारे में भी अभी सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, टाइम चलता चला जाएगा, फैक्ट्स आपके सामने आते चले जाएंगे, उन फैक्ट्स के ऊपर अपनी
नज़र बनाए रखिएगा। अभी देखिए यूपीएससी सिलेबस की अगर बात करें हम लोग, तो यूपीएससी सिलेबस के अंदर हिस्ट्री को बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया गया दो पार्ट में। एक पार्ट को बोल दिया गया बिफोर कांग्रेस और एक को बोल दिया गया आफ्टर कांग्रेस, कि कांग्रेस की स्थापना, यहां पर एक डेट लिख देता हूं मैं 1885, और 1885 से एक पहले का दौर है और 1885 से एक बाद का दौर है। ठीक है, तो जब हम पहले के दौर की बात करते हैं तो ये बात हो रही है कांग्रेस की स्थापना से भी पहले की। कांग्रेस की स्थापना से पहले का जितना काल है, ये सारा का सारा काल किस में आ जाता है? ये आ जाता है अर्ली मॉडर्न इरा के अंदर। ठीक है, अर्ली मॉडर्न इरा के अंदर, इसको हम लोग अर्ली मॉडर्न इरा कहते हैं। तो ये अर्ली मॉडर्न इरा पूरा का पूरा हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा यहां पे जो आ जाता है, ये आता है आपका लेटर मॉडर्न इरा। इसको क्या कहते हैं? लेटर मॉडर्न इरा। और इसी लेटर मॉडर्न इरा को एक नाम दिया गया है, जिस नाम को हम लोग बखूबी जानते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब पूरा भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अंदर हम लोगों को कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। बोला जाता है ज्यादातर क्वेश्चन कहां से आते हैं? इंडियन नेशनल मूवमेंट से आते हैं। इसकी एक एनालिसिस यहां पर हम लोग अभी देख लेते हैं कि पिछले कुछ सालों में ये एनालिसिस जो बेसिकली है वो 7 से 8 सालों का लाया गया है। कितने सालों का? 7 से 8 सालों का। पिछले 7-8 सालों में हिस्ट्री में और खास करके मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन से एरियाज को ये लोग टच कर रहे हैं, उन एरियाज की एक एनालिसिस आपके सामने है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जिन एरियाज को टच किया जा रहा है, उन एरियाज के अंदर अगर हम लोग टॉप से शुरू करें तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिसलिनियस में डाल दिए जाएंगे, जिनको हम लोग अभी नहीं देखते हैं। मिसलिनियस कई सारे क्वेश्चन होंगे, देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन कुछ आए हैं अभी तक क्रोनोलॉजी के बेसिस पे। क्रोनोलॉजी कैसी होती है? क्रोनोलॉजी लाइक दे दिया इन्होंने कि मुगल एम्परर है। ठीक है, और मुगल एम्परर के अंदर भाई हम लोग तो बात करते हैं बाबर से शुरू, और बाबर से लेकर हम लोग बहादुर शाह सेकंड तक की बात करते हैं, जिनको जफर भी बोला जाता है। तो यहां से लेकर यहां तक ये क्रोनोलॉजी है ना। इस क्रोनोलॉजी में हो सकता है किसी राजाओं को नाम दे दे और पूछ ले ये क्रोनोलॉजी बताइए किसका काल कौन सा है। ठीक है, या दूसरी क्रोनोलॉजी क्या हो सकती है? वो हो सकती है मराठास के बारे में, कि मराठास के नाम दे दे, पेशवास के नाम दे दे, होलकर के नाम दे दे, सिंधिया के नाम दे दे, और बोले बताओ अब क्रोनोलॉजी इनकी क्या क्या है। तो हमें वो टाइम इरा के साथ में, डेट इरा के साथ में वो याद भी तो रखना है। तो ये क्रोनोलॉजी के बेसिस पे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस इस तरीके के आए हैं अभी तक। ठीक है, अगर हम लोग पिछले 6-7 सालों में या 8 सालों में देखें तो 6 क्वेश्चंस पूछे गए पर्सनैलिटी बेस्ड। ठीक है, पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें, ये कैसे क्वेश्चंस होते हैं? ये होते हैं भाई, गांधी का व्यक्तित्व होगा किसी तरीके का रहा होगा, गांधी का कोई व्यक्तित्व रहा होगा, सुभाष चंद्र बोस का कोई व्यक्तित्व रहा होगा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का कोई व्यक्तित्व रहा होगा। और इन सब से भी बढ़ के अगर हम लोग चले जाएं तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के अंदर राजा राम मोहन राय का कोई व्यक्तित्व, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खां, इन सब के भी तो कुछ व्यक्तित्व रहे होंगे। तो ये क्या व्यक्तित्व थे, उस व्यक्तित्व के बेसिस पर, उस पर्सनैलिटी के बेसिस पे क्वेश्चन इससे लगातार पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन किसके बेसिस पे आए? पर्सनैलिटी के बेसिस पे। और आप ऑन एन एवरेज देखो हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, हर साल एक क्वेश्चन पर्सनैलिटी के बेसिस पे आ रहा है। ये पर्सनैलिटी कैसे जज करोगे कि किस पे क्वेश्चन आ सकता है? किससे करोगे? करंट अफेयर से। 1 साल का करंट अफेयर जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ये पर्सनैलिटी अब न्यूज में है, तभी क्या करते हैं वो लोग? उसी से क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ये पर्सनैलिटी के बेसिस पे आए। इसके बाद में वर्किंग क्लास मूवमेंट। वर्किंग क्लास मूवमेंट में मतलब बेसिकली भारत के अंदर बहुत सारे श्रमिक आंदोलन हुए, उन श्रमिक आंदोलन के बेसिस पे इन्होंने कितने क्वेश्चन पूछे? अभी तक 2 क्वेश्चन पूछे हैं, और ये क्वेश्चन भी फैक्चुअल होते हैं। कैसे होते हैं? फैक्चुअल, मतलब कौन से श्रमिक ऑर्गेनाइजेशन या श्रमिक दल का कब फॉर्मेशन हुआ, किसके अगेंस्ट में हुआ, उस दल का नेता कौन था, और उसका इरा कब से कब तक था, और अगर वो लड़ाई लड़ रहे थे तो उनका मुद्दा क्या था, किस टॉपिक पे वो लड़ रहे थे। ये थे वर्किंग क्लास मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद में बात की जाए सोशियो रिलीजियस मूवमेंट की। अब सोशियो रिलीजियस मूवमेंट की अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, राजा राम मोहन राय की बात होती है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात होती है, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती की बात होती है, या फिर सर सैयद अहमद खां की बात भी होती है। तो ये वो पर्सनैलिटीज हैं जिन पर्सनैलिटीज को सोशल रिलीजियस मूवमेंट के अंदर या सामाजिक धार्मिक आंदोलन के अंदर रखा जाता है। अब सामाजिक धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड ऑन एन एवरेज हर 2 साल में एक क्वेश्चन आ जाता है।
है ना, हर 2 साल में एक क्वेश्चन आ जाता है। तो इनकी एनालिसिस के बेसिस पे अगर देखा जाए 2 साल में एक क्वेश्चन मिल रहा है हमको सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हमें उसी हिसाब से पढ़ना है। ठीक, इसके बाद में अगर आप देखेंगे पीजेंट्स रिवोल्ट या ट्राइबल रिवेलियन, भारत के अंदर कई सारे ऐसे भी आंदोलन हुए जो पीजेंट्स ने या फार्मर्स ने किए, किसान आंदोलन हुए। इसके अंदर एक सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा, चंपारण देख लेते हैं हम लोग, जो गांधी जी ने खुद लीड किया था। किससे रिलेटेड, पीजेंट से रिलेटेड तो था, तो वो भी एक बड़ा आंदोलन है। तो ऐसे बहुत सारे आंदोलन इससे रिलेटेड हम लोग को पढ़ने रहते हैं। इसी के साथ साथ में ट्राइबल रिवेलियंस भी है, कई सारे ट्राइब्स या जनजातियों ने या जो फॉरेस्ट के अंदर कई सारे जो लोग रहा करते थे उन्होंने भी तो बहुत सारे आंदोलन किए। तो वो आंदोलन किस तरीके के थे, कौन उनके दल का नेता था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ट्राइबल आंदोलन से रिलेटेड भी 3 क्वेश्चन हर 2 साल में एक क्वेश्चन मिल ही रहा है। ट्रांसफर ऑफ पावर से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आया अभी तक। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पावर का मतलब क्या हो गया, मुगलों ने अपने हाथ से सत्ता किसके हाथों में दी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। एक ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया। दूसरी ट्रांसफर ऑफ पावर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथों से सत्ता किसको दी, भारतीयों को दी। ठीक है, ये दूसरा ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया। तो ट्रांसफर ऑफ पावर्स किस तरीके से हुई थी, क्या कंडीशन थी उस समय, उससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, बट हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसकी टॉपिक की भी बात करेंगे। देखिए गांधीयन फेज, हर साल एक क्वेश्चन गांधीयन फेज से पूछा जा रहा है। जैसा मैं बार बार बोलता हूं आप लोग से कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके गांधी जी जो हैं इनके बारे में आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। अगर प्रीलिम्स में नहीं मिले ये तो मेंस में मिलेंगे, मेंस में नहीं मिले तो इंटरव्यू में मिलेंगे, इंटरव्यू में भी नहीं मिले तो ये जीवन में ज़रूर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये वो आदर्श व्यक्ति है जिस व्यक्ति को यूपीएससी ने कसम खा के बैठा हुआ है कि हमें इससे क्वेश्चन पूछने ही पूछने हैं, तो वो गांधी को कभी पीछे नहीं छोड़ते। ठीक है, और गांधी से रिलेटेड पॉजिटिव पर्सपेक्टिव वाले लोगों को वो पसंद करते हैं। वो नहीं कि जो गांधी के बारे में क्वेश्चन मार्क लगाते घूम रहे कि गांधी कैसे थे, जो भी मिसलिनियस बातें करते रहते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, गांधी से रिलेटेड पॉजिटिव पर्सपेक्टिव आपके पास में क्या क्या है, उससे रिलेटेड ये लगातार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो गांधी से रिलेटेड पर्सपेक्टिव क्या क्या है, महात्मा गांधी के बारे में आपको पढ़ना है, गांधीयन फेज के बारे में आपको पढ़ना है। गांधीयन फेज में गांधी का व्यक्तित्व तो आता ही आता है, साथ साथ में वो आंदोलन भी आते हैं जो गांधी ने अपने अंडर में चलवाए। जैसा चंपारण की बात करते हैं हम लोग, जैसा खेड़ा की बात करते हैं हम लोग, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की बात करते हैं, चाहे खिलाफत हो, असहयोग आंदोलन हो, सिविल डिसोबीडियंस हो, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन ही क्यों ना हो, ये सारे आंदोलन गांधी फेज के आंदोलन कहलाते हैं। तो इन सारे आंदोलन को हमें पढ़ना है और यही गांधीयन फेज के आंदोलन है। हर आंदोलन से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं स्वदेशी मूवमेंट में। स्वदेशी मूवमेंट अगर आप लोग को याद हो थोड़ा बहुत तो ये बात होती है किसकी, बंगाल डिवीजन की। ठीक है, बंगाल का जो बंटवारा हुआ था, जो विभाजन हुआ था, उस बंगाल के बंटवारे विभाजन के बाद में भारत के अंदर एक बहुत बड़ा और सबसे बड़ा आंदोलन, जो सबसे पहला आंदोलन था, वो चला था, जिसको क्या बोलते हैं, स्वदेशी मूवमेंट बोलते हैं। स्वदेशी मूवमेंट ये 1905 का आंदोलन है, जिसके अंदर लाल बाल पाल, ये तो तिकड़ी का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो लाल बाल पाल की तिकड़ी बहुत पॉपुलर हुई। इन्होंने भारत की पूरी राजनीति समीक्षाएं सारी की सारी करके कमांड पूरी कांग्रेस की अपने हाथों में ले ली थी। तो ये वो समय है जिस समय में भारत के अंदर एक कह सकते हो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के लोगों का जन्म हो रहा था। ठीक है, तो ये वो समय है स्वदेशी आंदोलन का। उसके बाद में ब्रिटिश एक्ट एंड पॉलिसीज, 12 क्वेश्चन अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसमें, ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज में। और ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज का मतलब 2 क्वेश्चंस पर ईयर अगर हम ऑन एन एवरेज निकालें पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन पर ईयर ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज से पूछे जा रहे हैं। तो क्या है ब्रिटिश एक्ट, कौन सी पॉलिसीज है, मेरे ख्याल से पॉलिटी में सर ने आपको कुछ तो बताया होगा ऐसा, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसके अंदर पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जिसके अंदर तमाम तरीके के चार्टर एक्ट आते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये एक्ट होते हैं। तो पॉलिटी शुरू ही वहीं से होती है एक्चुअल में, जहां से इतिहास खत्म होता है। ठीक है, तो साथ साथ में हम लोग पढ़ते चलेंगे चीज़ों को। पॉलिटी में भी आप देखोगे एक्ट वगैरह सारे के सारे पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन इतिहास से रिलेटेड या आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड उन एक्ट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्लॉजेज हैं, उन क्लॉजेज की चर्चाएं हम लोग यहाँ पर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पॉलिसीज़ की बात करें, ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई कुछ नीतियाँ, उन नीतियों की
की यहाँ पे बात की जा रही है। ब्रिटिश की नीतियों की बात अगर की जाए तो क्या ब्रिटिशर्स ने भारत को कोर्ट दिए? सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से लेकर बहुत सारे कोर्ट्स हमें मिले। क्या भारत के अंदर ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की? बिल्कुल की। भारत के अंदर क्या रेलवे को इंट्रोड्यूस करने वाले ब्रिटिशर्स हैं? बिल्कुल है। भारत के अंदर पोस्ट ऑफिस लाने वाले ब्रिटिशर्स हैं। भारत के अंदर सड़कों का निर्माण करने के लिए PWD डिपार्टमेंट देने वाले कौन है? ब्रिटिशर्स हैं। भारत के अंदर इसी तरीके की तमाम व्यवस्थाओं का पूरी तरीके से जो स्टार्टअप करने वाले लोग थे वो ब्रिटिशर्स थे। तो वो पॉलिसीज उनके द्वारा क्या बनाई गई थी, उन पॉलिसीज की बात की जाती है। कुछ अच्छी पॉलिसीज, कुछ खराब पॉलिसीज। ये सब तो मैंने आपको अच्छी पॉलिसीज बता दी, कुछ खराब पॉलिसीज भी थी, जैसे जमींदारी सिस्टम, ठीक है, ये भी उनकी एक नीति थी जिसके थ्रू वो क्या करते थे, किसानों का शोषण किया करते थे। रैयतवाड़ी पढ़ा है आप लोग ने, महलवाड़ी आप लोगों ने पढ़ा। इस तरीके के तमाम कॉन्सेप्ट जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड भी, और कई सारे एक्सप्लॉयटेटिव नीतियां इन्होंने भारत के अंदर अपनाई, ठीक है। और कई सारी नीतियां जो सुधारक के तौर पर जानी जाती हैं, जिसमें सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, इस तरीके के तमाम चीजें भी वो पॉलिसीज का ही एक पार्ट होता है। तो वो सब हम कहाँ पढ़ेंगे? इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 12 क्वेश्चन। अब जब ऐसा कोई भी टॉपिक आएगा तब आप लोग बहुत ध्यान से सुनोगे, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये टॉपिक जब भी आएगा तो मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा कि पीछे हम लोग ने देखा था, देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। तो वो चीज आप लोग बहुत ध्यान से उसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी, भारत के ऊपर क्या आर्थिक प्रभाव पड़े ब्रिटिश पॉलिसीज के, उन ब्रिटिश पॉलिसीज के इंपैक्ट की बात करेंगे, ठीक है। एक देखो पॉजिटिव इंपैक्ट ये था कि भारत के अंदर अगर बात की जाए तो लगातार एक ऑटोमेशन स्टार्ट हो गया था। भारत के अंदर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा था। भारत दुनिया के अंदर compete करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को तो बढ़ा रहा था, लेकिन साथ साथ में अगर अर्थव्यवस्था की बात करें वो चौपट होती चली जा रही थी, ठीक है। अर्थव्यवस्था कैसे चौपट हो रही थी? एक फैक्ट मैंने आपको क्लास में पहले कभी बताया होगा, अभी भी बता रहा हूँ। 26% भारत GDP का योगदान देता था पूरे विश्व के अंदर जब ब्रिटिशर्स भारत के अंदर आए थे। कितना? 26% योगदान ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारतीय दिया करते थे पूरी दुनिया में। अब 26% का मतलब भारत अकेला 26 दे रहा, बाकी पूरी दुनिया मिलकर 74% देती थी, ऐसा कुछ होता था, ठीक है। सबसे ज्यादा योगदान देखने में किसका मिल रहा है? भारत का। 26% अर्थव्यवस्था। भारत सोने की चिड़िया थी, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी, भारत मसालों में सबसे अच्छा था, भारत कॉटन में सबसे अच्छा था। और भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर खेती जो थी, फार्मिंग जो थी, वो बहुत बेस्ट क्वालिटी की मानी जाती थी। तो इस बेसिस पे देखा जाए भारत की अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छी थी, लेकिन समय धीरे धीरे जैसे बीतता चला गया, ब्रिटिशर्स ने जब भारत को छोड़ा तो 1947 में ये 26% से धड़ाम गिरी और अप्रॉक्स कितनी बची? मात्र 2%। कितनी? 2%। 24% की अर्थव्यवस्था अंग्रेज निकल गए, 24% की अर्थव्यवस्था। और ये कैसे निकल गए? ये निकल गए ड्रेन ऑफ वेल्थ से। ड्रेन ऑफ वेल्थ, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, सुना होगा आपने इनके बारे में। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके अंदर उन्होंने इस बात को लिखा है साफ तौर पर और बताया है कि किस तरीके से ब्रिटिशर हमारे सारे धन को उठा के यहाँ से सब ब्रिटिश में ले जाया करते थे, इंग्लैंड में ले जाया करते थे, धन की निकासी जिसको बोला जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था यहाँ से यहाँ हो गई। तो इकोनॉमिक इंपैक्ट भारत पे कब कब क्या क्या किस समय पर पड़े, उससे रिलेटेड अभी तक 4 क्वेश्चंस हम लोग ने यहाँ पर देखे। अब पहला ही टॉपिक है हम लोग का कौन सा? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। भारत के अंदर यूरोपियों का आगमन। और यूरोपियों के आगमन से कितने क्वेश्चन पूछे गए? अभी तक 4 क्वेश्चन पूछे गए। मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन से। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। 4 क्वेश्चन मतलब 6-7 सालों के अंदर अगर 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो एक अच्छा एवरेज है पूछने का, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है। और यूरोपियंस की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बार बार ब्रिटिशर्स घूमते रहते हैं। क्यों घूमते रहते हैं? क्योंकि सारे आए हुए यूरोपियंस में से ब्रिटिशर्स सबसे पावरफुल यूरोपियंस बने और भारत के ऊपर इन्होंने ही रूल किया। इनसे भी ताकतवर यूरोपियंस भारत के अंदर आए, लेकिन बुद्धि के मामले में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन निकल गए? ब्रिटिशर्स निकल गए। तो वो कौन यूरोपियंस थे, कैसे भारत के अंदर आए थे, उस सब की चर्चा हम लोग इस पूरे के पूरे क्लास के अंदर करेंगे जब हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के टॉपिक पे आए। यहाँ तक ये चीज़ें समझ आ गई आप लोग को कि हम लोग ट्रेंड एनालिसिस की बात कर रहे हैं, कब कब कहाँ कैसे कैसे टॉपिक से कब कब कैसा कैसा क्वेश्चन आ जाएगा, उस सब के बारे में अब ये हमें पता चल गया। अब हम जब भी अपनी किताब खोल के बैठेंगे तो हम इस एनालिसिस को एक बार देख लेंगे। अब हम क्यों जाएंगे कि हम फालतू के टॉपिक्स के ऊपर फोकस करें, है ना। तो हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को उठाना है और इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी है। बाकी भी बहुत सारे टॉपिक्स
मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम की किताब उठाओगे, इतना लंबा पेज है जिसपे सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स ही दिया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन सिर्फ इसी में से क्वेश्चन आए, तो हमें क्या करना है, अब उसके बेसिस पे उन सारी चीज़ों को हटा देना है जो हमारे यूज़ की बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब जिनको 25 में एग्जाम देना है उनको भी ये क्लियर हो गया होगा मॉडर्न में क्या पढ़ना है, जिनको 24 में देना उन्हें भी क्लियर है अब क्या पढ़ना है। ये फायदा है क्लास लेने का, ठीक है। 24 में तो दोगे ही दोगे एग्जाम, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 25 में भी देने के लिए पता तो होना चाहिए पढ़ना क्या है, वरना सब पढ़ोगे बैठ के तो फिर घाटा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता है। देखो अब इसके बाद में अगर हम लोग बात करें इसकी सोर्स टाइप की बात करें कि अगर हम लोग इसेंशियल मटेरियल या फिर इस तरीके के कुछ रेफरेंस मटेरियल्स की बात करें कि हम लोग किस तरीके की चीज़ों को ज़्यादा फोकस करें या किस तरीके की चीज़ों से बचें, उसकी कुछ एनालिसिस यहाँ पर दी गई है। और इसेंशियल मटेरियल्स यहाँ पर एक मेंशन किया गया है वर्ड, इसेंशियल मटेरियल्स के अंदर कुछ हम लोग क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी जिसका एक पार्ट होती है, ठीक है। और एनसीईआरटी के अलावा अगर मॉडर्न की बात करें तो स्पेक्ट्रम भी तो एक पार्ट है उसका, ठीक है, स्पेक्ट्रम भी तो उसका पार्ट है। तो एनसीईआरटीज और स्पेक्ट्रम इन सबसे मिलाकर अभी तक टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए, 41 क्वेश्चंस पिछले 7 सालों में। मतलब क्वेश्चन का ट्रेंड तो अच्छा है और इसी से मिल रहा है। मतलब अगर हम लोग और चीज़ों को क्या करें, दिमाग से हटा भी दें, तब भी हम सिर्फ इन्हीं दो के बेसिस पे अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटीज का टोटल कंपाइलेशन आपको स्पेक्ट्रम में ऑलरेडी मिल ही जाता है। तो अगर हम सिर्फ मॉडर्न के लिए सिर्फ स्पेक्ट्रम को भी फोकस करें तो क्या काम हो सकता है हमारा, बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। उसमें भी हमने अभी टॉपिक देख लिया कितने छाट के पढ़ने हैं, तो अगर हम सिर्फ उतना भी कवर करें तो हम आराम से मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं, ठीक है। अनकन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें, देखो अनकन्वेंशनल सोर्सेज तो बहुत सारी होती हैं, कई सारी किताबें हैं जिन किताबों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हर तरीके की किताबों को आप लोग देखोगे मार्केट के अंदर एक किताब नहीं पढ़ती है, कोई एनसीईआरटी का कंपाइलेशन ही बेचने लगा जब लोग एनसीईआरटी पढ़ने लगे, ठीक है। कोई स्पेक्ट्रम के भी शॉर्ट्स बेचने लगा है, और कई सारे राइटर्स ने अलग अलग तरीके से अपने अपने नाम से किताबें निकाली हुई हैं। तो उन किताबों के ऊपर निर्भर रहने से अच्छा, और उनसे क्वेश्चन भी आ गए, कितने क्वेश्चन आ गए, 2 क्वेश्चन आ गए इतने सालों में, ठीक। क्या मिल गया, कुछ नहीं, 2 क्वेश्चन मिल गए। वो 2 क्वेश्चन तो शायद हमको यहाँ भी मिल जाते, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते अगर हम लोग, है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा किसी भी सोर्स के ऊपर रिलाय करने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग में बहुत क्लियर और स्पष्ट रहना चाहिए कि हमें मॉडर्न के लिए सिर्फ स्पेक्ट्रम की ही पुस्तक को पढ़ना है। और बहुत अगर इधर उधर मन भाग रहा है या लग रहा है कि स्पेक्ट्रम टफ हो जाएगी शुरुआत में पढ़ने के लिए, तो शुरू कर दो एनसीईआरटी से, ठीक है। एनसीईआरटी से शुरू कर दो, पहले एनसीईआरटी पढ़ लो फिर स्पेक्ट्रम पढ़ लो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई समस्या आने ही नहीं वाली, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद में इसेंशियल न्यूज, जैसा कि मैंने बोला कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। वो करंट अफेयर्स का ट्रेंड भी देखना पड़ता है, करंट अफेयर्स की एनालिसिस भी देखनी पड़ती है। उस करंट अफेयर्स की एनालिसिस के बेसिस पे अभी तक 3 क्वेश्चन इतने सालों में पूछे गए, ठीक है। करंट अफेयर्स के बेसिस पे यहाँ भी क्वेश्चन पूछे जरूर गए होंगे, लेकिन जो डायरेक्ट करंट से आए होंगे वो ये 3 क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट करंट से आए हुए होंगे, ठीक है। मतलब डायरेक्ट ही पूछ लिया होगा, जैसे रामानुजाचार्य की मूर्ति लगी थी अभी, ठीक है, उस मूर्ति के बारे में कुछ डिटेल्स पूछ ले गई थी, वो तो हम करंट ही का क्वेश्चन बोलेंगे ना। तो ऐसे करंट के क्वेश्चन कुछ पूछ लिए जाते हैं। बुद्धा के प्लेस की बात हुई थी कभी रिसेंटली, तो बुद्धा के प्लेस के रिलेटेड क्वेश्चन पिछली बार पूछ लिया गया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। या ऐसा ही क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड अब आ सकता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का एक नया प्लेस मिल गया है, न्यूज में आया था अभी, तो वो भी देखना है। तो न्यूज में क्या क्या चीजें रहती हैं, हो सकता है डायरेक्ट उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये चीजें ध्यान रखनी है हम लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड। रेफरेंस मटेरियल, जो आप लोग को रेफरेंस मटेरियल बताते रहते हैं, इससे पढ़ लो उससे पढ़ लो उससे पढ़ लो, उससे आपका लगभग कितने क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन ही मात्र पूछे गए। रेफरेंस मटेरियल के तौर पे बात कर ली जाए, बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स या फिर इंस्टीट्यूशंस आपको कोचिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं कि ये ले लो मटेरियल, ये ले लो मटेरियल, ये ले लो, इससे पढ़ो इससे पढ़ो इससे पढ़ो। जैसा तुम लोग भी मांगते रहते हो, सर कोचिंग मटेरियल दे दो, कोचिंग मटेरियल दे दो, उसका आने का रेशियो क्या है, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर लिमिटेशंस होती हैं। हम आपको स्टडी मटेरियल में सिर्फ रिवीजन दे सकते हैं, हम आपको किताब नहीं दे सकते, ठीक है। सिर्फ किताब अगर आपको पढ़नी है तो इससे बेस्ट सोर्स आपके लिए कुछ है ही नहीं। इतने बंडल इकट्ठे करने से अच्छा है छोटी छोटी 4 किताबें पकड़ लो और उन्हीं को बार बार पढ़ो, तो ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड नो डाउट आपको नोट्स मिल जाते हैं, लेकिन वो नोट्स वही कार्य करते हैं अगर आप क्लास में बैठे हुए उनको सुन रहे हो और बाद में जाके उनको पढ़ रहे हो, तभी वो नोट्स काम करेंगे। अदरवाइज वो नोट्स
कोर्स कार्य नहीं करते। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये देख लेना कि कौन कौन से स्टडी मटेरियल के ऊपर रिलाई करना है। और मेरे ख्याल से मॉडर्न के लिए एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम सफिशिएंट है। एनसीईआरटी उसके लिए जो लोग बेसिक से पढ़ते हैं, बिल्कुल एकदम, जिनका बैकग्राउंड कभी आर्ट्स नहीं रहा, जिन्होंने कभी हिस्ट्री के बारे में नहीं सुना या हिस्ट्री में थोड़ी बहुत पकड़ कमज़ोर है, ऐसे लोग क्या करें, वो एनसीईआरटी से शुरू करें। बाकी लोग कैसे शुरू करेंगे, सीधा स्पेक्ट्रम के ऊपर आइए, स्पेक्ट्रम से पढ़ाई अपनी शुरू करिए। ठीक है, तो ये रिसेंट एनालिसिस के साथ में सोर्सेज भी हैं। इन सोर्सेज की बात करें और देखो ये हैं स्टडी मटेरियल्स जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। अगर इसेंशियल स्टडी मटेरियल की बात करो तो मैंने जैसे बताया आपको एनसीईआरटी और फिर स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया, और ये भी विपिन चंद्रा भी कौन सी है, एनसीईआरटी। विपिन चंद्रा ने ही एनसीईआरटी की किताबें लिखी हैं, ठीक है, जो मॉडर्न हिस्ट्री में, तो उनकी है। तो ये सारी की सारी सोर्सेज अगर आप देखोगे, इसका कंपाइलेशन करो तो वही निकल के आता है स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी। अब उसको भी और ओपन कर लो तो ये 4 चीज़ें हैं, इन 4 चीज़ों को पढ़ लेना जिनका बेसिक कमज़ोर है। ठीक है, वो लोग पढ़ लेना। अदरवाइज जिनका थोड़ा बहुत ठीक ठाक है वो लोग सिर्फ और सिर्फ इस किताब को पढ़िए, और इस किताब को पढ़ने के बाद में मॉडर्न आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, रेफरेंस मटेरियल में बहुत सारे मटेरियल हैं, उसको छोड़ दो, इतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, अब देखिए एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की बात की थी हम लोग ने। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के अंदर जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 बताए थे मैंने आपको। 4 क्वेश्चन इतने सालों में पूछे गए, पिछले 6-7 सालों की जो एनालिसिस है उसमें 2 क्वेश्चन एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज के बेसिस पे आए और 2 क्वेश्चन ब्रिटिश फैक्ट्रीज के बेसिस पे आए। ठीक है, इतना डेप्थ एनालिसिस मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा ना। ये क्वेश्चन भी अगर एडवेंट ऑफ यूरोपियन से आया है तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में भी बता दो कौन से टॉपिक से आया है। ठीक है, पूरा टॉपिक पढ़ोगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, उससे अच्छा है वही पढ़ लो जिससे क्वेश्चन आए। ठीक है, कौन कौन से पढ़ ले, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज की बात कर ले। कमोडिटीज क्या होती हैं, कुछ वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं की बात हो रही है यहाँ पे। कैसी वस्तुएं कि भारत से आयात में ये लोग सिल्क ले गए होंगे, मसाले ले गए होंगे, मसालों के अलावा की बात की जाए कॉटन ले गए होंगे, और इस तरीके से इन्होंने अपनी कमोडिटीज को एक्सचेंज किया होगा। या फिर और भी चीज़ें हो सकती हैं जो ये भारत से ले गए होंगे। उसका एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये जो आपकी विपिन चंद्रा के अंदर ओल्ड एनसीईआरटी में साफ तौर पर दिया गया है। इसके अंदर कुछ कमोडिटीज पूछी गई हैं और बोला गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक्सपोर्ट करती थी 18वीं शताब्दी में बंगाल के साथ में, इनमें से वो कमोडिटीज क्या क्या है। अब आपने ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में भी पढ़ लिया होता तो आप इसको सॉल्व कर लेते। अभी तो हम लोग टॉपिक की एनालिसिस करेंगे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग अगर वहां भी पढ़ लें तो अभी इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एकदम देखो क्लियर पूछ लिया गया, सामने पूछ लिया गया, और यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए। 17वीं शताब्दी की बात करा जाए तो इंडिया एक्सपोर्ट करता था इतने सारे आइटम वर्ल्ड के अंदर, और वो सारे के सारे आइटम की एक लिस्ट नीचे दी गई है। ठीक है, इसका एक क्लास के अंदर मैं एक आपको डेमो भी दिखा दूंगा, जब मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगा बहुत सारी कि यूरोपियंस भारत के साथ कौन कौन से व्यापार करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे, उसकी इमेजेस के साथ मैं आपको चीज़ें दिखा दूंगा जिससे आपके दिमाग में इमेज बैठ जाएगी। शायद मटेरियल ना बैठे या कमोडिटीज ना बैठे तो इमेज तो बैठी जाएगी एटलीस्ट कम से कम। ठीक है, तो वो इमेजेस की बात कर लेंगे। फिलहाल क्वेश्चन कौन से टॉपिक को टच किया है, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज को टच किया है। अब एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज को जब क्वेश्चन यहाँ पे टच कर रहा है तो हमें इसको पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन सी कमोडिटीज ब्रिटिशर्स के लिए भारत में इंपॉर्टेंट थी और भारतीयों के लिए कौन कौन सी कमोडिटीज ऐसी थी जिसको वो भारत के बाहर एक्सपोर्ट करा करते थे उस समय में। 17वीं शताब्दी में करते थे, 18वीं शताब्दी में करते थे, कौन सी शताब्दी में कौन सी कमोडिटीज को ज़्यादा एक्सपोर्ट किया करते थे उसकी बात होगी। जैसे शुरुआती दौर में बात करें तो अगर 16वीं 17वीं शताब्दी की बात की जाए तो मसाले और कॉटन बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था, अच्छी फॉर्म में एक्सपोर्ट होता था। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में था। लेकिन धीरे धीरे बाद में समय बदला, समय बदलने के बाद में ये कमोडिटीज़ ने कुछ और वस्तुओं का प्लेस ले लिया। जैसे इनकी जगह आप ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जिंक हो गया, लेड हो गया, कुछ इस तरीके के मेटल्स और नॉन मेटल्स को ट्रांसफ़र किया जाने लगा जो ब्रिटिशर्स के यूज़ में आते थे, क्योंकि फैक्ट्रीज बन गई थी इस समय, और फैक्ट्रीज में मशीनीकरण के लिए हमें कुछ मटेरियल्स का यूज़ करना होता था। तो वो मटेरियल्स कैसे होते थे, वो ट्रांसफ़र होना अब यहाँ से शुरू हो गए थे। तो इन सारे मटेरियल्स को ध्यान रखना है किस तरीके के मटेरियल्स थे। तो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ की बात करेंगे, प्लस 2 क्वेश्चन पूछे गए ब्रिटिश फैक्ट्रीज से। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने अपनी फैक्ट्रीज भारत के अंदर कहाँ कहाँ लगाई, कब कब लगाई, इससे बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक है। तो ब्रिटिशर्स भारत के अंदर आए, भारत के अंदर रहे और भारत के अंदर आकर उन्होंने कहाँ कहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज़ को लगाया होगा, ये सारी फैक्ट्रीज़ के बारे में हमें पढ़ना रहता है। इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी आगे देखेंगे तो फैक्ट्रीज़ कहाँ कहाँ पे लगी, किस तरीके से लगी, ऐसे लगभग 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, उसका भी एक आध क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया होगा। ठीक है, ये भी एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज से ही है रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, ये भी कहाँ से है देख लो, ये भी एनसीईआरटी से ही पूछा गया और इसको अगर आप स्पेक्ट्रम में भी ढूंढोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद में ये कमोडिटीज दे दी गई हैं, यहाँ पे दी गई हैं और ये दे दी गई हैं। हमने इसको कुछ दिया गया है कि ये जो भारत के अंदर या दुनिया के अंदर जो न्यू वर्ल्ड अमेरिका जिसको बोलते हैं और ओल्ड वर्ल्ड जिसको यूरोप, अफ्रीका और एशिया बोलते हैं, इन दोनों के बीच में कौन कौन सी कमोडिटीज़ आज के ज़माने में और पिछले ज़माने में जब ये फैक्ट्रीज आई थी इंपॉर्टेंट रही हैं, उसकी एक लिस्ट यहाँ पे दे दी है जो आपकी करंट इवेंट से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, हिस्ट्री को कनेक्ट करते हुए वो आपके काम आ सकती है। तो आप इस पर एक बार नज़र ज़रूर डाल लीजिएगा कौन कौन सी कमोडिटीज़ हैं जो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग इस समय, कि कौन किसके साथ में कौन सी कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करता है। ठीक है, जैसे अभी बात कर रहे थे हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती है, ऐसे आज के समय में मॉडर्न इरा में सबसे मजबूत कौन है, अमेरिका। ठीक है, अब अमेरिका दूसरे वर्ल्ड्स के साथ में, कौन से वर्ल्ड, यूरोप के साथ, अफ्रीका के साथ या फिर एशिया के साथ में किस तरीके की और कौन सी कमोडिटीज़ को एक्सचेंज कर रही है, वो आज की न्यूज़ की एनालिसिस के बेसिस पे यहाँ पे दे दिया गया। तो आप इसके बेसिस पे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि क्या इसके अंदर दिया गया। ठीक है, हिंदी की PDF आपके साथ में शेयर कर देंगे, ये नाम आपको हिंदी में भी वहाँ मिल जाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो कोलंबियन एक्सचेंज की बात हो रही है, ये कोलंबियन एक्सचेंज बेसिकली है क्या, वही कमोडिटीज़ का एक्सचेंज है जो भारत और दुनिया भर के विदेश के लोगों के अंदर कमोडिटीज़ का एक्सचेंज किया जाता है। इन एक्सचेंज के बेसिस पे अगर हम लोग इस मैप के एनालिसिस के बेसिस पे देखें तो इस मैप के एनालिसिस के बेसिस पे कहाँ पे कौन सी कमोडिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको विद इमेज या डायग्राम हमने यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, तो वो कौन कौन सी कमोडिटीज़ है, उन कमोडिटीज़ के अंदर हम लोग वस्तुओं के साथ साथ में कुछ जीवों की भी बात करेंगे, कुछ एनिमल्स की भी बात करेंगे ना, कि कुछ एनिमल्स भी होते हैं, जैसे साइबेरियन पक्षी बार बार आता है भारत के अंदर और आता है यहाँ पे रह के फिर जाता है, मौसम के अनुसार निकलता है। ठीक है, जैसे बात करें अगर हम लोग तो आप देखते हो कि भालू होता है, जो बियर होता है। ठीक है, बियर भी कई तरीके के होते हैं, उसके अंदर भी पोलर बियर जो होता है वो पोलर बियर बर्फ में ही क्यों रहता है और बर्फ के अंदर से निकल के किस समय बाहर जाता है, कौन से एरिया के अंदर जाता है। तो ये भी कुछ जीवों के पार्ट हैं जो इधर से उधर ट्रेवल करते रहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और भी है, ओलिव रिडली टर्टल्स की बात करते हैं हम लोग, जो कछुए हैं उड़ीसा के अंदर, बेसिकली उनको ओलिव रिडली बोला जाता है। वो आते हैं बहुत दूर से और उड़ीसा के तट के अंदर आके वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे रहने के बाद में कई समय गुजारने के बाद में प्रजनन करके फिर वहाँ से वापस चले जाते हैं, संख्या बढ़ाते हैं, फिर वहाँ से वापस चले जाते हैं। वो सिर्फ इतना ही करने यहाँ पे आते हैं। तो इसके पीछे के क्या लॉजिक्स हैं, कैसी चीज़ें, या आप इन्वायरमेंट में तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन वो चीज़ भी तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा इतिहास के अंदर एक नज़र डाल लेंगे आप लोग तो रिसेंट एनालिसिस के बेसिस पे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी कमोडिटीज़ कौन से एरिया से इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से वहाँ ट्रैवल की जा सकती है। ठीक है, अभी रिसेंटली ही एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के अंदर, उसके अंदर यही क्वेश्चन था कुछ इस तरीके का कि किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का नाम दिया गया था और बोला गया था ये भारत में इंपोर्ट की जाती है या एक्सपोर्ट की जाती है, सिर्फ इतना लिखा हुआ था। ठीक, अगर आपको पता होगा कि उसकी अधिकता भारत के अंदर ज़्यादा है तो आप समझ जाओगे कि इसको हम एक्सपोर्ट करते होंगे। अगर आप समझ जाओगे नहीं इसकी कमी भारत के अंदर है तो आप क्या करोगे, उसको फिर हम समझ जाएंगे हम इंपोर्ट करते होंगे। ठीक है, हम आयात करते होंगे, अदरवाइज हम निर्यात करेंगे। ठीक, तो ये आयात निर्यात का जो पूरा का पूरा खेल है, इस खेल को सिर्फ ऐसे ही समझा जा सकता है कि कौन सी कमोडिटीज़ के साथ में कौन सी कमोडिटी को एक्सचेंज किया जा रहा है। और ये अभी कोई नया नहीं है, इसको जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये बात हो रही है 15th सेंचुरी से, अप्रोक्स 15th सेंचुरी से हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि ये उस समय का बात है जब भारत के अंदर नए नए यूरोपियन सेंटर किए थे और भारत उन लोगों के साथ में किस तरीके से कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करना शुरू करता है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों की यहाँ पे बात है। अभी हम लोग डिटेल टॉपिक के अंदर चलते हैं तो ये चीज़ें आप लोग को और समझ आएंगे। ये सिर्फ उसकी बात की गई है कि कौन कौन सी कमोडिटीज़ एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, देखिए 21 के अंदर और 22 के अंदर 2 साल लगातार क्वेश्चन पूछा गया, किससे रिलेटेड, फैक्ट्रीज से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड पूछा गया है। फर्स्ट क्वार्टर में 17th सेंचुरी के कौन से
फर्स्ट क्वार्टर में। अगर 17th सेंचुरी का फर्स्ट क्वार्टर को आप थोड़ा सा ब्रेक करोगे तो ये बात किसकी हो रही है? 17th सेंचुरी का मतलब 1601 से 1699, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर का मतलब 1601 से लेकर 1625, यही तो बात हो रही है। ये हो गया इसका फर्स्ट क्वार्टर। और अप्रोक्स अगर आपको कोई फैक्ट्री 1630 के आसपास की भी मिल जाए तब भी आप इसको फर्स्ट क्वार्टर ही मानिएगा, क्योंकि अप्रोक्स को डेटा को माना जाता है अप्रोक्स के आसपास में, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि इस फर्स्ट 17th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर कौन कौन सी फैक्ट्रीज थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी भारत के अंदर एस्टैब्लिश कर चुका था, ठीक है। और ये फैक्ट्रीज के नाम दे दिए गए 3। अब आपको ये पता होना चाहिए ना इसके लिए कि कौन सी फैक्ट्री कौन से ईयर में लगी। ये हो गया ना फैक्ट है ना। तो हमें फैक्ट पता होना चाहिए ना, कौन से ईयर में कौन सी फैक्ट्री लगी है भारत के अंदर। तो उन फैक्ट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये फैक्ट्रीज को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है मैप, ठीक है। मैप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। जब भी हम लोग बात करते हैं कि भारत के अंदर एंट्रेंस कैसा हुआ, अगर पूछ लिया जाए कि पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई होगी, हाँ, अगर पुर्तगाली अपनी सबसे पहली फैक्ट्री लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? जहाँ एंटर किए होंगे। कहाँ? केरला के अंदर एंटर किए थे। और केरला में भी कौन सी जगह? कौन सी जगह? कालीकट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बंदरगाह है कालीकट। कालीकट में सबसे पहले, जो कि केरला के अंदर पड़ती है, यहाँ पे इन्होंने अपने सबसे पहली फैक्ट्री लगाई होगी। तो कालीकट के बारे में पता होना चाहिए हमें कि कालीकट के अंदर कुछ इस तरीके की चीजें हुई होंगी। तो कालीकट के अंदर पहली फैक्ट्री लगी, पुर्तगालियों ने लगाई। पुर्तगाली यहाँ से आए भारत के अंदर 1498 के अंदर। लेकिन क्या और भी यूरोपियंस यहीं से भारत के अंदर आए थे? कौन आया था यहाँ से? कोई यूरोपियन इसके बाद नीचे से नहीं आया। सारे यूरोपियंस ऊपर से आए हैं, फिर यहाँ से इस तरीके से आए, इधर से एंट्रेंस किया उन्होंने। सिर्फ पुर्तगाली भारत के अंदर साउथ से आए थे, बाकी सारे के सारे यूरोपियंस कहाँ से आए? सब वेस्ट से आए हैं, पश्चिमी इलाके से आए हैं। पश्चिमी इलाके का मतलब या तो गुजरात का पोर्ट मिल जाता था उन्हें आने के लिए, या फिर सिंध पंजाब का इलाका मिल जाता था आने के लिए। तो वो लोग पोर्ट के इलाकों से भारत के अंदर फिर एंटर किए। नहीं, सिंध पंजाब का मतलब बात हो रही है ऊपर की। राजस्थान रेगिस्तान का इलाका तो नीचे वाला हो जाएगा। जब हम लोग पंजाब के नीचे की बात करेंगे तो राजस्थान आता है हमारा, लेकिन ऊपर की बात करेंगे अगर तो क्या आता है? तो आता है सिंध या पंजाब आता है। पंजाब का इलाका जो बेसिकली आता है उस पंजाब के इलाके की बात करते हैं। तो जब एंट्रेंस करते थे ये लोग तो क्या देखते थे? पोर्ट देखते थे, पोर्ट का इलाका देखते थे। तो पोर्ट इन्हें जहाँ मिल जाते थे वहाँ से चले आते थे। गुजरात के अंदर पोर्ट थे बहुत सारे, वहाँ पोर्ट से चले आते थे। सिंध से या पंजाब से एंट्री करने वाले ज़्यादातर जो लोग थे वो कौन थे? मेडिवल इतिहास के अंदर भारत के अंदर जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए उन्होंने वहाँ से ज़्यादा एंट्रेंस लिए थे। तो आप इस बात को समझिएगा ज़रूर कि भारत के अंदर ज़्यादातर एंट्रेंस सब कहाँ से हुई है? पश्चिमी इलाकों से हुई हैं। ये पुर्तगाली भारत के अंदर नीचे से क्यों आए, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। आगे पढ़ेंगे, अभी बताता हूँ आपको क्या वजह थी उसके पीछे कि ये नीचे से क्यों आए, ठीक है। तो ये देखो, इसके बाद में भी ये फैक्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दिया गया। आंसर को देख लीजिएगा, सिर्फ बड़ोज था जो यहाँ पे लगा था, बाकी सारी की सारी फैक्ट्रीज बाद में थी उसके, ठीक है। अब देखिए, ये है मैप, ये समझाने की कोशिश कर रहा था मैं आपको। इन मैप को देखिए ध्यान से, यहाँ से आपको समझ आएगा कि किसने अपनी फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पर कब कब लगाई। अगर ये मैप हम लोग को याद हो गया तो सारे के सारे आपको लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। क्या चीज़? ब्रिटिशर्स? हाँ, कालीकट सबसे पहले अपना उन्होंने हेड ऑफिस कालीकट बनाया सबसे पहले। उसके बाद में मसूलीपट्टनम में उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई है। एंट्रेंस कालीकट में किया और कालीकट में एंट्रेंस करके उन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री अपनी वहीं लगाई। वास्को डी गामा ने सबसे पहले जिस वायसराय को अपॉइंट किया था कालीकट के अंदर ही किया था। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, पूरा बॉर्डर क्रॉस करके जाना पड़ता है यहाँ से यहाँ के लिए। तो पहला कार्य कहाँ पर किया जाएगा? कालीकट के अंदर किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, कन्फ्यूज़ नहीं होना इसके अंदर, कालीकट, ठीक। उसके बाद में देख लीजिए, अब ये वाला क्वेश्चन है कि कुछ एरियाज हैं जो यूरोपियन ट्रेडिंग सेंटर भारत के अंदर थे, मतलब इन्होंने अपनी अपनी फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पर किस किस जगह पर लगाई हैं, उन ट्रेडिंग फैक्ट्रीज को यहाँ पे भारत की दे दिया गया है, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग फैक्ट्रीज की एक बार इमेज देख लीजिए आप, कौन सी फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पे लगी है और कहाँ पे कोई फैक्ट्री लगी ही नहीं है, ठीक है। जहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं लगी है, अच्छी बात है, उसी को याद कर लो तो आप कन्फ्यूजन से बच जाओगे। अगर हम लोग इन इलाकों की बात करें, इस पूरे के पूरे इलाके की, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगी है? नहीं लगी है। तो अगर यहाँ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए कि बिहार में कोई फैक्ट्री लगाई इन्होंने, तो
हम उसे कर देंगे भाई, चलो हटाओ, बिहार में तो कोई फैक्ट्री नहीं लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसे ही हमसे पूछ लिया जाए कि भाई बताओ मध्य प्रदेश में कोई फैक्ट्री लगाई इन्होंने यहाँ पे, तो नहीं पता चलेगा हमें कि मध्य प्रदेश में भी कोई फैक्ट्री दिखेगी हमको। उत्तर प्रदेश के अंदर में भी बहुत सीमित हेड ऑफिसेस देखने को तो ज़रूर मिलते हैं, लेकिन कोई ऐसी पर्टिकुलर फैक्ट्री नहीं मिली है, ठीक है। तो ऐसी अगर कुछ न्यूज़ ऐसे कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो उसके बेसिस पे हम लोकेशन भी देखते हैं, ऐसी कोई फैक्ट्रीज नहीं मिली। कश्मीर का कोई इलाका आपके सामने आ जाए कि अरे यहाँ कोई फैक्ट्री लगाई होगी, नहीं लगाई होगी, ठीक है। इन इलाकों की भी बात कुछ है, इनको भी वैकेंट डाला गया, पूछा जाए कि यहाँ लगाई गई है, नहीं लगाई गई है। तो हम लोकेशन ये देख लें कि कहाँ कहाँ फैक्ट्रीज को नहीं लगाया गया है, तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि फैक्ट्रीज को इन्होंने कहाँ कहाँ नहीं लगाया। अब देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि किसने अपनी कहाँ कहाँ फैक्ट्रीज लगाई। जैसे आगरा में मैंने बोला हेड ऑफिसेस कुछ डाले इन्होंने, जिसमें से एकमात्र इलाका क्या है पूरे उत्तर प्रदेश में, आगरा दिखता है हमें, एकमात्र इलाका जहाँ पे सिर्फ किसने फैक्ट्री डाली है, ब्रिटिशर्स ने, मतलब अंग्रेजों ने। अगर पूछ लिया जाए क्या पुर्तगालियों ने उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में डाली, नहीं डाली। डच ने डाली, नहीं डाली। डेंस ने नहीं, फ्रांसीसी ने नहीं, इन सब ने कोई भी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं डाली है। सिर्फ किसने डाली है, अंग्रेजों ने एक फैक्ट्री डाली है यहाँ पे आगरा के अंदर। वो भी क्यों डाली थी, जहांगीर वगैरह के समय का काल था और जहांगीर से ये लोग थोड़ा बहुत उसको प्रभावित करना चाहते थे, और प्रभावित करने के लिए इन्हें उस इलाके में फैक्ट्रीज को लाना ही था जिस इलाके से मुगल रूल करते थे। और वो रूल करने की जगह क्या होती थी, दिल्ली और आगरा ही तो होता था, मुगलों का सेंटर होता था, तो वहाँ लाना ज़रूरी था। तो इस वजह से इन्होंने अपनी फैक्ट्री यहाँ पे स्टैब्लिश की होगी। तो पीछे का कारण ये था, और अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्री यहाँ पर इंस्टॉल की। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए इनमें से क्या कोई था, नहीं था। क्लियर है। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग सॉल्व कर लोगे आराम से, ठीक है। अहमदाबाद के अंदर देखा जाए तो अगेन फिर अंग्रेजों की फैक्ट्री दिखती है, बरोज के अंदर अंग्रेजों की, सूरत के अंदर अंग्रेजों की, दमन ये वो इलाका है जहाँ पुर्तगालियों की, और दीव में पुर्तगालियों की फैक्ट्री दिखती है, ठीक है। तारापुर में फिर पुर्तगालियों की दिखती है, मुंबई में फिर अंग्रेजों की फैक्ट्री यहाँ पर दिखाई देती है। अब ये वो लोकेशंस यहाँ पर हैं जिन लोकेशंस पे इन सब ने अपनी अपनी फैक्ट्रीज लगाई हैं। इन सारी जगहों को ध्यान से देख लीजिएगा, और कौन सी फैक्ट्रीज किस किस ने कहाँ पे लगाई, अभी सिर्फ इतना जानना आपके लिए सफिशिएंट है। आगे बढ़ते चले जाएंगे और फैक्ट्स के आपके सामने प्रेजेंट करते चले जाएंगे। अभी सिर्फ दिमाग में क्या बैठाना है कि कौन कौन सी जगहों पर किस किस ने अपनी अपनी फैक्ट्रीज लगाई हैं। मैप से समझ ना आ रहा हो तो यहाँ पे करना एक लिस्ट, और उस लिस्ट के अंदर डिवाइड करना, इंग्लिश, डच, डेन्स, फ्रांसीसी और पुर्तगाली, और इस तरीके से लिख लेना अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी अपनी फैक्ट्री यहाँ लगाई, यहाँ लगाई, यहाँ लगाई, यहाँ लगाई। डच ने अपनी अपनी फैक्ट्री यहाँ यहाँ यहाँ, डेन्स ने यहाँ यहाँ यहाँ, फ्रांसीसी ने यहाँ यहाँ, और पुर्तगाली ने यहाँ यहाँ लगाई। ठीक है, मिल गई लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर हम इस पूरे के पूरे जो मैप है उसको ड्रॉ कर लेंगे, और इस लिस्ट के अंदर ड्रॉ करने के बाद में अगर चाहो तो अंग्रेज़ों ने अगर अपनी फैक्ट्री कोई भी मसूलीपट्टनम में लगाई है तो उसका ईयर लिख लो कि अरे 1611 में लगाई हो। ठीक है, ऐसे डैश लगा के लिख दो, तो इससे क्या होगा, ईयर भी एक ही साथ खत्म हो गया। एक ही लिस्ट के अंदर, एक ही पेज के अंदर सारी फैक्ट्रीज खत्म, और जिससे भी रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना रहेगा हम लोग को, एक लिस्ट बनानी है जिसमें 5 यूरोपियंस लिखने, और उन यूरोपियंस की कौन कौन सी फैक्ट्रीज लगी हैं कहाँ कहाँ पे, और डैश लगा के लिख दिया हमने ईयर, इस ईयर में ये सारी फैक्ट्रीज लगाई गई। ठीक है, तो ये यूरोपियंस की फैक्ट्रीज के बारे में इन्होंने अपनी कहाँ कहाँ फैक्ट्रीज कब कब लगाई हैं। और ये देखो अगेन फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस में बताइए, इन स्टेटमेंट को कंसीडर करना था। इसके अंदर डच ने अपनी फैक्ट्रीज जो इस्टेब्लिश की थी वो कौन सी लोकेशन पे इस्टेब्लिश की थी, ये पूछ लिया गया। देखो पहला ऑप्शन बहुत अच्छा है, ध्यान से पढ़ना इस चीज़ को। The Dutch established their factories, warehouses on the east coast on the lands granted to them by गजपति रूलर्स। यहाँ पे दे दिया गजपति रूलर्स के बारे में। अब आपने गजपति रूलर्स के बारे में कभी पढ़ा नहीं, आपको नहीं पता कौन थे गजपति रूलर। वैसे इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उड़ीसा के अंदर एक शासक रहते थे जिनको बोला जाता था गजपति शासकों का काल। और गजपति शासकों का काल जो था वो बेसिकली अगर बात की जाए तो वो 15 सेंचुरी से लेकर 16 सेंचुरी तक था। कब था, 15वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक था। तो 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक अगर आपको इतना भी पता होता तो क्या आप इस क्वेश्चन को कभी सही करते, नहीं करते। क्यों, क्योंकि 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के अंदर ईस्टर्न इंडिया के अंदर डच पहुंचे ही नहीं थे।
कहाँ? ईस्टर्न इंडिया के अंदर। भारत के अंदर सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। कब आए थे? 1498। ठीक है। पुर्तगाली के बाद में कौन आए? डच आए थे। डच को भारत आने में कितना समय लग गया? इनके बाद 100 साल से ज़्यादा का समय लग गया। और ऐसा माना जाता है इन लोग ने भारत के अंदर एंट्री लगभग 1602 में की। कितनी? 1602 के अंदर 100 साल से ज़्यादा समय लग गया। भारत के अंदर जब डच आए तो ये समय क्या है? 1602 का। 1602 के अंदर गजपति शासकों का काल पहली बात तो समाप्त हो चुका है। तो गजपति शासक कैसे दे देंगे अपना लैंड कि जाओ हमारे यहाँ फैक्ट्री खोलो जाके? नहीं दे सकते। चलो तुमने लॉजिक भी लगा लिया कि जाते जाते अंतिम सांस लेते लेते मरते मरते दे गए, लो भाई हमारी जगह पे लगा लो तुम फैक्ट्री। ठीक है। होता ना कि मरते मरते आखिरी चलो तुम्हारी तमन्ना क्या, मैं पूरी करता हुआ चला जाऊँ, है ना, वो वाला होता है। तो इन्होंने चलो मान लिया, कर दी हो उनकी आखिरी तमन्ना पूरी कि चलो तुम फैक्ट्री लगा भी लो। लेकिन क्या डच उस समय भारत के अंदर डायरेक्ट ईस्टर्न साइड में चले आएंगे स्टार्टिंग जोन में? भारत के अंदर 1602 में तो ये एंट्री कर रहे हैं, इन्हें ईस्टर्न में आते ही आते लगभग 20 से 25 साल लगेगा अभी, जैसे अंग्रेजों को टाइम लगा भारत के अंदर ट्रैवल करने में, क्योंकि ये तो भाई वेस्टर्न इलाके से एंटर किए हैं और वेस्टर्न से डायरेक्ट ये ईस्टर्न कैसे पहुंच जाएंगे? हर कोई थोड़ी खिलजी होता है। कौन खिलजी? बख्तियार खिलजी। सुने बख्तियार खिलजी के बारे में? कौन है बख्तियार खिलजी? जिसने बिहार तक पूरा का पूरा एक लाइन खींच दी थी ऐसे करके। कहाँ से? इस इलाके से, वेस्टर्न इलाके से उसने शुरू किया और वेस्टर्न इलाके से शुरू करने के बाद में ईस्टर्न इलाके तक उसने प्रॉपर एक लाइन खींच दी थी सीधी, जिसने नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय किया। ठीक है। किसके साथ आया था? गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी के साथ में आया था और उसने इतने ही कम समय में पूरी की पूरी टेरिटरीज को जीतता चला गया और वहाँ बिहार के अंदर जाके गवर्नर बन गया था। ठीक है। तो ये वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। ठीक है। और इस दौर के अंदर इन्हें तो अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करनी है, तो ये लड़ाई लड़के दंगे करके गर्दनें काट के ऐसे तो नहीं कर सकते ना, इन्हें तो प्यार मोहब्बत से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो ये धीरे धीरे बढ़ेंगे। इसलिए ये लॉजिकल बात थी कि इस स्टेटमेंट को हम लोग करेक्ट मान ही नहीं सकते थे जिस स्टेटमेंट के अंदर इसके बारे में बात की गई। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बहुत सिंपल था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सल्तनत। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को कैप्चर कर लिया था। किससे? बीजापुर के शासकों से। ये बीजापुर के शासक उस समय में उसी इलाके में रहा करते थे। जो हम लोग बहमनी साम्राज्य के बाद की बात करेंगे तो कुछ सल्तनत बनी थी उस समय, उन सल्तनत में से एक बीजापुर की सल्तनत भी थी जहाँ पे कुछ शासक रहा करते थे, उनसे छीन लिया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट था। अगला, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट मद्रास on a plot of land leased from a representative of a विजयनगर एम्पायर। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है और बोला जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी एक फैक्ट्री विजयनगर एम्पायर के जो लैंड था, जो उनको लीज पे दिया गया था, उसके ऊपर खोली गई थी। ठीक है। विजयनगर एम्पायर कौन सा दौर होगा? 1300। विजयनगर एम्पायर की अगर हम लोग बात करें तो 14वीं सेंचुरी से 16वीं सेंचुरी तक चले आइए पूरा का पूरा अप्रॉक्स। ठीक है। और ये पूरा का पूरा काल किसका रहता है? ये सब पूरा विजयनगर एम्पायर का दौर है। और विजयनगर एम्पायर भारत के अंदर काफ़ी लंबे समय तक कार्य किए रहे। और विजयनगर एम्पायर अगर आपको साउथ में एंटर करना है तो साउथ में एंटर करने के लिए किसको क्रॉस करना पड़ेगा? विजयनगर एम्पायर को करना पड़ेगा। और साउथ में अगर आपको फैक्ट्री खोलनी है तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? विजयनगर एम्पायर से लेनी पड़ेगी। तो क्या अंग्रेज साउथ में नहीं जाना चाहते थे? फैक्ट्री नहीं खोलना चाहते थे? बिल्कुल खोलना चाहते थे। अभी पीछे डायग्राम में भी हमने देखा कि इन्होंने साउथ में अपनी कई सारी फैक्ट्रीज को खोला। तो साउथ के अंदर खोली गई फैक्ट्रीज जो थी इनकी, वो किसकी परमिशन के बाद खोली गई? विजयनगर। तो ऑब्वियस ही बात है, रिप्रेजेंटेटिव किसी ना किसी ने इनको ये लीज पे दिया होगा, जिसके बाद इन्होंने ये फैक्ट्री खोली होगी। ठीक है। तो इसलिए इसके स्टेटमेंट 2 और 3 सही हो जाते। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, सिंपल भी चीज़ अगर आपने इसके बारे में पढ़ी होती तो आप इसको सॉल्व कर ले जाते। ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको मैंने यहाँ तक बता दिया। इसके बाद में अभी कुछ चीज़ें देखो। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ना जिस तरीके से एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, भारत के अंदर यूरोपियों का आगमन। और भारत के अंदर यूरोपियों के आगमन को जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये काल शुरू करते हैं 1498 से। ठीक है। कब से शुरू करते हैं? 1498 से। और इसको हम लोग ले जाते हैं अप्रॉक्स 1668 तक।
ठीक है। वैसे इसको कहीं कहीं 1664 भी बोला जाता है, लेकिन 68 में लिख रहा हूँ, उसके पीछे एक कारण है। अब ये जो डेट मैंने लिखी है, आप लोग बताएंगे क्यों लिखी गई है। 1498 क्यों लिखी है? क्योंकि यहाँ पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, ठीक है। और 1668 क्यों लिखी? क्योंकि यहाँ पे फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे, ठीक है। तो ये एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का दौर है, भारत के अंदर यूरोपियंस इस पूरे के पूरे काल के अंदर एंटर किए होंगे। इस वजह से हमने इस डेट को यहाँ पर लिखा है। कब से 1498 से लेकर 1664 या 68 तक की बात हो रही है। 64 में बोला जाता है कि फ्रांसीसी भारत के अंदर आ गए थे और इन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स वगैरह एस्टैब्लिश कर लिए थे, लेकिन 1668 में इन्होंने प्रॉपर ऑफिशियल तौर पर अपनी फैक्ट्रीज खोलना शुरू कर दी, ठीक है। तो इस वजह से 1668 जाना जाता है। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का जो काल है, उस काल खंड को डिवाइड किया जाता है टोटल 5 पार्ट में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वो करते हैं पुर्तगाली की। किसकी बात करते हैं? पुर्तगाली की। पुर्तगाली वो लोग जो भारत के अंदर सर्वप्रथम भारत में एंट्री करते हैं, फर्स्टली जो कोई यूरोपियंस भारत में एंट्री करते हैं वो थे पुर्तगाली। भारत के अंदर एंट्री करने वाले विदेशी बहुत हुए, ठीक है। यहाँ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? यूरोपियंस के। पहले विदेशी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, पहले यूरोपियंस की बात कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। पहले यूरोपियंस की, पहले विदेशियों की बात करेंगे तो एंशिएंट में चले जाओ, इंडो ग्रीक के इलाके में चले जाना पड़ेगा। इंडो ग्रीक का काल था, इंडो ग्रीक लोगों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था ग्रीक की तरफ से, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग सिकंदर के बारे में भी पढ़ते हैं। सिकंदर का भी आक्रमण जैसे हुआ था, वो भी विदेशी आक्रमण ही तो है, उसका भी आक्रमण हुआ। इंडो ग्रीक रूलर्स कुछ भारत के अंदर बस गए आके, जिन्होंने भारत में रूल करना शुरू किया, जैसे कुषाण इंडो ग्रीक या भारी के रूलर्स थे जिन्होंने भारत के अंदर आके बसना शुरू किया था। तो वो विदेशी रूलर्स हैं, बहुत पहले रूल करते थे। कई लोग इस बात को भी क्लेम करते हैं आर्यंस भी विदेशी थे, आर्यंस भी विदेशी थे। तो फिर से और पीछे चले जाओ, कुछ और समय गुजारना पड़ेगा, फिर तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे? वैदिक सभ्यता पे। और वैदिक सभ्यता में ही देख लोगे कि भारत के अंदर विदेशियों का आक्रमण होना शुरू हो गया था, उस समय पे भी चले जाओ। तो इस वजह से हम लोग इसको पहला विदेशी नहीं बोलेंगे कि भारत के अंदर आए। ये कौन है? पहले यूरोपियंस हैं जो भारत के अंदर आए थे, ठीक है। और अगर बात की जाए कि आधुनिक भारत में अगर सर्वप्रथम विदेशी आए, तब आपके लिए ये जो है तथ्य सही हो जाएगा कि हाँ, आधुनिक भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय तो यही लोग आए थे। कौन? पुर्तगाली लोग आए थे। पुर्तगाली सबसे पहले 1498 के अंदर आए, और आने की क्या क्रोनोलॉजी है, किस तरीके से भारत में एंटर करते हैं, कैसे भारत के अंदर आते हैं, इसके बारे में भी कुछ चर्चाएं अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। पुर्तगालियों के बाद में भारत के अंदर कौन आए? डच लोग आए, ठीक है। डच लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज अप्रॉक्स 1602 के अंदर भारत के अंदर आके इस्टेब्लिश करना शुरू किया, और 1602 का काल है जब डचेस भारत के अंदर एंट्रेंस कर गए थे, ठीक है। तो 1602 मान के चलते हैं हम लोग। डच के बाद में भारत के अंदर कौन है? इंग्लिश, या फिर जिसको हम लोग अंग्रेज कहते हैं, ठीक है। अंग्रेज सभी नहीं होते, सारे गोरे अंग्रेज नहीं होते, ठीक है। जो अमेरिकन दिख जाए उसे भी तुम गोरा अंग्रेज कहने लगते हो, ठीक। कोई अफ्रीकन गोरा दिख जाए, अफ्रीकन गोरा दिख जाए, हैं इसी पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अगर दिख जाए, होते हैं, मैंने बताया था ना उस दिन, कुछ टेरिटोरियल एक्सपेंशन के बेसिस पे आपको बताया था, होते। तो अगर वो भी दिख जाए आपको, तब भी क्या होता है कि वो लोग भी क्या होते हैं? गोरे नहीं होते, उन्हें गोरा नहीं कहा जाता, उन्हें अंग्रेज नहीं कहा जाता। बेसिकली अंग्रेज सिर्फ किसको कहा जाता है? जो ब्रिटेन के लोग हैं उन्हें सिर्फ हम अंग्रेज कहते हैं। बाकी अमेरिका का हो, चाहे फिर सूडान का हो, चाहे कोलंबिया का हो, या फिर किसी और देश का, सऊदी का हो, कहीं का भी हो, वो कोई अंग्रेज नहीं होता। अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के लोग कहलाते हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश आए भारत के अंदर, और इंग्लिश भारत के अंदर जो एंट्रेंस करते हैं वो अप्रोक्स मानी जाती है 1608 से। कब से? 1608 से। तो 1608 मानी जाती है। बेसिकली इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव तो पहले ही भेजना शुरू कर दिए थे, जो 1605 के अंदर और 1606 के अंदर बेसिकली देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? फैक्ट्रीज की बात कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद में चौथा पॉइंट आता है, तो इसमें कौन आते हैं? डेन्स आते हैं। फिर इसके बाद में डेन्स कहाँ के लोग थे? डेनमार्क के लोग थे, ठीक है। और डच कहाँ के लोग थे? फ्रेंच तो अलग हो जाएंगे। डच कहाँ के लोग थे? कौन से देश से आए हुए लोग होंगे? डच। फुटबॉल नहीं देखते तुम लोग?
फुटबॉल देखा करो, वहाँ से सारी कंट्रीज ऐसे रट जाती हैं पूरी तरीके से, ध्यान में याद हो जाती है। नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड कहाँ के लोग थे? डच, नीदरलैंड के लोग थे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा नीदरलैंड के लोग थे, ठीक है। डेन्स भारत के अंदर है, 1616 की डेट है, 1616 के अंदर डेन्स भारत के अंदर एंटर करते हैं। और 1616 के बाद में अंत में अगर कोई आता भारत के अंदर, वो है फ्रांसीसी। और ये फ्रांसीसी वही लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में सबसे ज़्यादा दम किया, और अंग्रेज इन्हीं से पार पाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल और काफ़ी मशक्क़त करते रह गए। तो फ्रांसीसी आते हैं, इसके बाद में अप्रॉक्स डेट मैंने आपको बता दी 1668 में ये अपनी फैक्ट्रीज डालना शुरू कर देते, तो ये डेट वो है। तो ये 5 यूरोपियंस टोटल, इन 5 के बारे में हम लोग को बात करनी है, इन 5 के बारे में समझना है। ये 5 यूरोपियंस भारत के अंदर एंटर करते हैं। इन एंट्रेंस में अब सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो पुर्तगालियों के बारे में देख लेते हैं, पुर्तगालियों की बात कर लेते हैं, पुर्तगालियों की चर्चा कर लेते हैं। पुर्तगाली कब भारत के अंदर आए, कैसे भारत के अंदर आए, उसके बारे में थोड़ी सी बातें आपको यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। तो पुर्तगालियों के बारे में भी देखना है, पुर्तगाली कैसे भारत के अंदर एंट्रेंस किए, और पुर्तगाली लगभग 100 साल से ज़्यादा इतनी बड़ी शक्ति कैसे बन के रहे, इतने शक्तिशाली शासक के तौर पर, शासक कह लो या फिर आप व्यापारी कह लो, लेकिन ये रहे तो भारत के अंदर, और काफ़ी समय तक इन्होंने भारत के अंदर रूल किया, ठीक है। तो ये कैसे भारत के अंदर आए, किस समय भारत के अंदर है, उसकी बात और एनालिसिस थोड़ी सी कर लेते हैं हम लोग, और इस एनालिसिस को थोड़ा सा हम लोग इसके बेसिस पे देखते हैं। देखो ये तो ग्लोब है हमारा, इस ग्लोब के अंदर बहुत सारी चीज़ें अब समझने वाली हैं। वो समझने वाली क्या है कि हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे पुर्तगालियों के बारे में, कि पुर्तगाली भारत के अंदर कैसे एंटर किए होंगे। अब पुर्तगाली भारत के अंदर जब एंटर किए होंगे तो कौन सा इलाका होगा जहाँ से पुर्तगाली आए होंगे, कोई इंडिकेट करके बताओ, कौन से इलाके से आए होंगे पुर्तगाली, कहाँ है यहाँ पे यूरोप, किस इलाके में है, इस इलाके को पकड़ ले, यही होगा, इस इलाके से होगा, सबसे इलाका ये वाला है, इस इलाके से पुर्तगाली भारत के अंदर एंटर किए होंगे। तो पुर्तगाली अगर यहाँ से एंटर भारत में कर रहे थे तो ये तो रास्ता सबसे करीब वाला है, यहाँ से आते सीधा यहाँ चले जाते, सबसे करीब का इलाका था, यहाँ से आते यहाँ से चले जाते। लेकिन पुर्तगाली कैसे आए, इस तरीके से भारत के अंदर एंटर किए, कैसे, ऐसे ऐसे किए, कैसे किए, घूम गया। चलो अभी और जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं अभी डिस्कस कर रहे हैं, क्या परेशान हो रहा है। एक तीसरा ऑप्शन इनके पास में ये था कि ये यहाँ से शुरू करते और यहाँ से घूम के ऐसे आते, ये तरीका हो सकता था, ठीक है, हो सकता था। एक तरीका क्या हो सकता था, पुर्तगाली भारत के अंदर अगर आते तो उन्हें पूरा का पूरा इसको क्रॉस करना पड़ता। अब देखो ये अभी तक ये जो भी बातें मैंने आपको बताई ये थी काल्पनिक, ठीक है। अब सच्चाई सुनो क्या हुई। ये जो उंगली कर करके इधर उधर बता रहे थे ना, ये सही है, ये सही है, ये सही, ये सब थी काल्पनिक। देखो सच्चाई क्या थी, सच्चाई क्या थी कि ये है भारत का इलाका, और भारत के इलाके में एंट्रेंस करने के लिए जो यूरोप पड़ता है वो पड़ता है ये जो मैंने आपको दिखाया ये एशिया है, अरेबियन ये इलाका है पूरा का पूरा, ये क्या है, ये पड़ता है यूरोप, ठीक। यूरोप का ये इलाका जो है, इस इलाके के अंदर प्रॉपर तरीके से एक साम्राज्य रूल करता था जिसका नाम था रोमन एम्पायर। क्या नाम था, रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर बहुत ही शक्तिशाली एक साम्राज्य था जो यहाँ पे रूल किया करता था। रोमन एम्पायर को यहाँ पर पूरी तरीके से अंत कर दिया और उसका एंड कर दिया था किसने, ऑटोमन एम्पायर ने। किसने, ऑटोमन एम्पायर ने, ठीक है। सुल्तान उस्मान की सल्तनत के काल के बाद में यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर की शुरुआत हुई थी, जिस ऑटोमन एम्पायर ने सबसे शक्तिशाली एम्पायर रोमन एम्पायर को समाप्त कर दिया। रोमन एम्पायर यूरोप के इलाके में था क्योंकि, इसलिए उस यूरोप के इलाके में समाप्त करके भारत के अंदर विश्व के अंदर किस एम्पायर का प्रभुत्व हो गया, वो हो गया ऑटोमन एम्पायर का। ऑटोमन एम्पायर कौन से धर्म को मानने वाले लोग थे, मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग थे, ठीक है। अब इस मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोगों का वर्चस्व हो गया यूरोप के ऊपर। अब यूरोप के अंदर जब इनका वर्चस्व होना शुरू हुआ तो यहाँ पे दो तरीके की समस्याएं शुरू हुई। एक समस्या शुरू हुई इकोनॉमिक, आर्थिक समस्या, क्योंकि अर्थव्यवस्था के बेसिस पे इन्होंने रोमन को खत्म कर दिया, किन्होंने, ऑटोमन वालों ने। दूसरी समस्या कहाँ पे शुरू हुई, वो ही रिलीजियस। रिलीजियस समस्या कैसे शुरू हुई
क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का प्रभुत्व था। क्रिश्चियनिटी को समाप्त करके क्या कौन सा धर्म फैलने लगेगा? मुस्लिम धर्म फैलने लगेगा। अब पुर्तगालियों के पास में ऑप्शन नहीं था अपनी इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाने का। एक तो ऑप्शन ये होता कि हम वहीं रहेंगे, संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, एक दिन ज़रूर जीतेंगे, फिर पूरी दुनिया पे राज करेंगे रोमन एम्पायर की तरह। और दूसरा ऑप्शन क्या था? छोड़ के किसी अच्छी जगह चलते हैं जहाँ पे हम अपना सर्वाइवल कर सकें। ऑटोमन एम्पायर ने इनको इस दशा में भेज दिया था जिस दशा के अंतर्गत यूरोपियंस अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया करते थे। ठीक है, तो ऑटोमन की वजह से इनको छोड़ना पड़ेगा अब ये इलाका। समझ आ गया कि अब ये इलाका क्यों छोड़ेंगे ये लोग? किसकी वजह से? ऑटोमन एम्पायर की वजह से। ऑटोमन एम्पायर की वजह से जब इन्होंने इस एम्पायर को छोड़ा तो इनके पास भारत आने के कई सारे रास्ते थे और ये भारत आना भी चाहते थे। तो इनके पास में जो सबसे निकट का रास्ता था वो ये सी रूट का हुआ करता था, जिस सी रूट से होते हुए भारत में एंटर कर जाते। सबसे करीबी रास्ता यही देखने का मिलता कि ये इस पूरे के पूरे रूट को पकड़ते और ऐसे चले आते। ठीक है, इसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि ये लोग यहाँ से नहीं आए, फिर ये लोग कैसे आए? अब देखो यहाँ पे ये लोग फिर यहाँ से इस पूरे के पूरे इलाके को भी कवर कर सकते थे और ऐसे भारत में एंटर कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ये सब क्या है? ये तो माउंटेन्स है। माउंटेन्स को पार करने की गलती बहुत भारी पड़ जाती, शायद पहुँच ही ना पाते। ठीक है, जैसा कि मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा था? यहाँ भारत से चढ़ाई कर दी उल्टी। किसके ऊपर? चाइना के ऊपर, मंगोलों के ऊपर। और मंगोलों पे चढ़ाई करने के लिए किससे गुजरना पड़ता? हिमालय से गुजरना पड़ता। और जब हिमालय से उसके सैनिक गुजरना शुरू हुए, आधे इधर गिर के मर गए, आधे उधर गिर के मर गए, कुछ भूख से मर गए, कुछ प्यास से मर गए, कुछ ऑक्सीजन से मर गए, और कई सारी ऐसी गलतियाँ हुई। ये इतिहास पढ़ के आए थे पुर्तगाली, इन्होंने तो देखा इतिहास भाई ऐसा ऐसा, ये गलती नहीं करनी है, ऐसी गलती नहीं करनी है कि अगर हिमालय से कवर करने की कोशिश करेंगे तो घूमते ही रह जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा? बोले ये रास्ता हमारे लिए नहीं है। क्यों नहीं है हमारे लिए ये वाला रास्ता? क्यों नहीं है? क्योंकि ऑटोमन एम्पायर है। ऑटोमन एम्पायर सिर्फ यूरोप पे थोड़ी रूल कर रहा है, वो तो भाई एशिया तो उसका सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, अरबिक कंट्रीज, और अरबिक कंट्रीज में ही तो ये सी रूट गुजर रहे हैं। ऑटोमन जाने ही नहीं देगा कभी इधर हमको। तो इस रास्ते को ब्लॉक करके रखा है किसने? ऑटोमन एम्पायर ने। ऑटोमन एम्पायर ब्रिटिशर्स को, यूरोपियंस को, कोई भी यूरोपियंस को इनको यहाँ से एंटर नहीं करने देगा। ठीक है, इनके पास में एकमात्र चारा बचा था, वो था ये वाला रूट। ठीक, ये वाला रूट। ठीक, इसको फिर से पूरा का पूरा उठाओ, फिर देखते। अब ये जो लास्ट रूट है, इस रूट के ऊपर ऑटोमन एम्पायर ने इनको क्यों नहीं रोका, ये लोग कहाँ से चले गए, इसकी चर्चा भी कर लेते हैं थोड़ी। अब देखो होता क्या है, यहाँ से ये लोग जो अपना ट्रैवल करना शुरू करते हैं, इस ट्रैवल को करते करते ये लोग एंटर करते हैं और यहाँ से होते हुए ये भारत के अंदर चले आते हैं। ठीक है, ये एक रास्ता था। लेकिन समस्याएं हैं अभी बहुत सारी हैं, बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं यहाँ पे। ये जो इलाका, ये इस इलाके को बोला जाता है केप ऑफ गुड होप। क्या बोला जाता है? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप ये नाम ही वास्को डी गामा ने दिया है। किसने दिया था नाम? वास्को डी गामा में। पहला पुर्तगाली यात्री जो भारत के लिए ट्रैवल कर रहा है, कौन? वास्को डी गामा। भारत के लिए ट्रैवल करने का मतलब भारत आ भी गया। ठीक है, तो वास्को डी गामा जब यहाँ भारत आया, लेकिन वास्को डी गामा पहला व्यक्ति नहीं था जो भारत के लिए निकला था। पहले व्यक्ति का नाम था बार्थोलोमो डियास। क्या नाम था? बार्थोलोमो डियास। बार्थोलोमो डियास ये कोशिश बहुत पहले कर चुका था। और बार्थोलोमो डियास जब यहाँ से निकला तो यहाँ से निकलने के बाद में वो निकला और यहाँ तक पहुँचा। और यहाँ पहुँचने के बाद में समुद्र की हवाओं ने उसको इतना परेशान किया जिसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं रुक पाया और वापस लौट गया। ठीक है, भारत के अंदर आप देखोगे कई सारे ओशंस हैं जो इर्द गिर्द इलाके में यहाँ पे लगते हैं, और इन हवाओं की वजह से भारत का मौसम लगातार परिवर्तित होता है ना। पढ़ते हो ना आप लोग कई सारी चीज़ें, ज्योग्राफी अभी पढ़ोगे, ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखोगे कि ज्योग्राफी के अंदर ये सारी हवाएं ही तो हैं जो पूरे के पूरे मौसम का परिवर्तन कर रही हैं। ठीक है, तो ओशियंस के अंदर तो हवाएं चलती हैं। बार्थोलोमो डियास जिस समय में भारत के अंदर आने के लिए निकला था, उस समय में इतनी यहाँ पर तेज़ हवाएं थी कि ये पूरे
के पूरे समुद्र के इलाके में बोट से ट्रैवल करना मुश्किल था। बोट पलट जाती, उसी में मर जाता, समा जाता, कुछ भी गलत हो सकता था वहाँ पे। तो इसने क्या करा, इसने सही समझा कि यार चलो वापस ही जाना अच्छा है, तो ये यहाँ से वापस चला गया। ठीक है, बार्थोलोमो डियास ने पहला प्रयास किया था भारत आने के लिए, लेकिन क्या हुआ, अनसक्सेसफुल हुआ, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। दूसरा प्रयास देख ले, दूसरा प्रयास किया फिर कोलंबस ने। किसने? कोलंबस ने दूसरा प्रयास किया। कोलंबस अब निकले भारत के लिए। ठीक है, कोलंबस कौन सी सन में निकला, कोई बताएगा सन? है 1600, हाँ 1492 AD, 1492 AD में ये निकले थे। इनकी भी बात बता दूं, ये निकले थे 1483 1483 AD के अप्रॉक्स है। ठीक है, 1483 और 1487 में थोड़ा कंफ्यूजन है, एक बार जाकर कंफर्म कर लेना। आई थिंक 1483 और 87 में से कोई एक डेट है, इसमें से निकले। तो 1483 और 87 के अंदर ये निकले बार्थोलोमो डियास। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्या, कोलंबस वाला जो 1492 के अंदर भारत के रास्ते की खोज करने यहाँ पे निकला। ठीक है, अब ये कहाँ पहुँचा, ये तो पहुँचा केप ऑफ स्टॉर्म में। इसमें स्टॉर्म में, केप ऑफ स्टॉर्म बोला इसने आके, कोलंबस ने इसको क्या बोला, केप ऑफ स्टॉर्म बोला। केप ऑफ स्टॉर्म है ये तो। केप ऑफ स्टॉर्म का मतलब तूफान आते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े तूफान होते हैं। तो वास्को डी गामा के आने से पहले केप ऑफ गुड होप नाम नहीं था इसका, क्या नाम था, केप ऑफ स्टॉर्म नाम था इसका। तो बार्थोलोमो डियास के बाद में कोलंबस ने प्रयास किया, कोलंबस यहाँ पहुँचा, और कोलंबस यहाँ पहुँचने के बाद में भारत के रास्ते आता, फिर चल गई हवाएं। ठीक है, लेकिन कोलंबस नहीं घबराया। ठीक है, कोलंबस थोड़ा मोटिवेशनल बंदा था। ठीक है, कुछ सुन के आया था, अच्छी अच्छी बातें उसने नॉवेल्स वोवेल्स पढ़ी हुई थी। उसने कहा या तो आर या तो पार। ठीक है, या तो जीत के आएंगे वरना आएंगे ही नहीं, ऐसा कुछ था, है ना। तो कोलंबस बोला कि वापस तो नहीं जा सकता, अब वापस जाने का रास्ता मेरे पास नहीं है, बढ़ूंगा तो आगे ही बढ़ूंगा, वरना यहीं पे दफन होके चला जाऊंगा। ठीक है, ये कोलंबस का मानना था। लेकिन कोलंबस को कुछ और ही एक्सपीरियंस करना था, उसको कुछ और ही पता लगना था। ठीक, उसने सोचा था तो आगे बढ़ूंगा, लेकिन मैंने बोला ना, हवाएं ये नहीं आगे बढ़ने दे रही हैं। जैसे कोलंबस यहाँ पे पहुँचा, चलने लगी, जिसको ये बोला जाता है ईस्टर्न विंड्स। क्या बोला जाता है, ईस्टर्न विंड्स, पूर्वी हवाएं चलना बहुत तेज़ी से शुरू हो गई। और जैसे ही ईस्टर्न विंड्स यहाँ पर चलना शुरू हुई, कोलंबस की नाव यहाँ से पलट के किधर चली गई, इधर चली गई, इधर चली गई, इधर चली गई, इधर चली गई। ठीक है, कोलंबस की नाव जैसी पलट के यहाँ गई, तो यहाँ पे ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ से अब ये पूरा का पूरा अगर बात करें उस इलाके से, तो ये इलाका क्या है, ये थोड़ा थोड़ा दिख जाएगा, इतना नहीं दिख सकता, लेकिन हाँ ये दिख जाएगा आपको कि ये इलाके से, ये जो बात कर रहे थे हम कि हवाओं ने से परेशान किया, तो ये ट्रैवल करते करते वहाँ की जगह किधर चला गया, इधर चला गया। और इसको क्या मिल गया इधर, अमेरिका। क्या मिल गया, अमेरिका। ठीक है, और इसने वहाँ अमेरिका पहुँच गया। और अमेरिका पहुँचने के बाद में इसलिए माना जाता है कोलंबस ने भारत के रास्ते की खोज नहीं की, कोलंबस ने अमेरिका के रास्ते की खोज की। निकला तो भारत के रास्ते की खोज के लिए था, लेकिन पहुँच कहाँ गया, अमेरिका। ठीक है, वो गाना सुना ही है तुमने, ले जाएं जाने कहाँ हवाएं हवाएं हवाएं, है ना, सुना ही है ना। तो बस हवाएं इनको लेती चली गई और ये बहते चले गए। तो जहाँ बह गए वहीं ये रुक गए जाके, और इन्होंने उसको खोज दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली जाना जाता है कि कोलंबस इसके लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण इलाके की यहाँ पे खोज करी, रास्ते की खोज करी, जिसको अमेरिका के तौर पर जाना जाता है। सोचो अमेरिका इतना विलुप्त है इस समय में कि कोई इसको इस समय ट्रैवल के तौर पर जानता भी नहीं था, जाना भी नहीं चाहता था। अमेरिका लोग कहाँ आना चाहते थे, भारत आना चाहते थे, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा नेशन था। लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें सब सिमटती चली गई और ये सब ट्रैवल होकर कहाँ पहुँच गया, सब अमेरिका में चला गया। तो ये अमेरिका फिलहाल एक खोज थी, एक रास्ते की खोज थी कोलंबस के द्वारा। तो कोलंबस के द्वारा किसकी खोज कर दी गई, अमेरिका के रास्ते की खोज कर दी गई। अमेरिका के रास्ते की खोज, अमेरिका की खोज नहीं हुई है, बस दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका तो बहुत पहले से है, काफ़ी पुराना है,
लेकिन अमेरिका के रास्ते का नहीं पता था, तो इसने रास्ते की खोज कर दी। ठीक, इसके बाद में अब बात करें अगर हम लोग कोलंबस हो गया, बार्थोलोमो डियास हो गया। अब वो व्यक्ति जिसने भारत के अंदर आके यूरोपियंस के आने की एक श्रृंखला शुरू कर दी थी, उस व्यक्ति की बात कर लेते हैं। और वो व्यक्ति आपको अब मिल जाएगा इसी रास्ते पे, यहीं पे। ठीक है, और वो व्यक्ति कौन है? अब यहाँ से निकलने वाला वो व्यक्ति था और यहाँ आके केप ऑफ गुड होप जो नाम देने वाला व्यक्ति था, जिसको बोला जाता है वास्को डिगामा, जो तीसरा यात्री था भारत की खोज के लिए निकला, वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा निकला और वास्को डिगामा निकला 1498 में ये इस रूट से भारत तक पहुंच गया। लेकिन यहाँ तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। जैसे वो यहाँ पे पहुंचा, वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करके पहुंचा था। उसे पता था ऐसे मौसम में नहीं जाना है जिस मौसम में पूर्वी हवाएं चलती हैं, ईस्टर्न विंड्स चलती हैं। अगर जाऊँगा तो वो उधर भाग के ले जाएंगे मुझे। पहले ही कैलकुलेशन था। बोला बार्थोलोमो डियास तो बनना ही नहीं है, दुनिया अभी भी गाली देती है, गया बड़ा काबिल बन के ढूंढने और लौट के वापस चला आया। वही बात हो गई, कहते यूपीएससी निकालने हैं, आरओ भी नहीं निकल पाया, चले आए घर वापस हैं। तो वो वाला सोचो कितनी बेइज्जती हुई होगी बार्थोलोमो डियास की, है ना, उस समय में। तो वो वाली कंडीशन अब आज के समय में आप फेस कर सकते हो उस चीज़ को। अभी हीरो बन के या काबिल बन के निकले और निकलने के बाद में क्या हुआ कि एग्ज़ाम ही क्वालिफाई नहीं हो पाया। ठीक है, फायदे में क्या होता है फिर यही चीज़ होती है। ठीक, लेकिन उसका एक अच्छा मौका, अच्छा जो भुनाया उसने बार्थोलोमो डियास ने, वो उसने अपने ट्रेड रूट वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिए, अपने ट्रेड रूट्स वहाँ पे बना लिए उसने यूरोप के अंदर, जिसकी वजह से उसकी इज्जत बच गई वहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, तुम लोग भी यही करना। ठीक, यूपीएससी निकला तो ठीक, नहीं निकला तो दुकान खोल के बैठ जाएंगे। हैं, दुकान खोल के नहीं बैठना है, बहुत सारे ऑप्शन है। यूपीएससी करने के बाद में अगर आप 1 साल कायदे से उसकी प्रिपरेशन कर लो तो उसके बाद में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। यूपीएससी के इतने एग्ज़ाम है, सीएपीएफ, ईपीएफओ या फिर आपके ऐसे यूपीएससी और भी कई सारे एग्ज़ाम्स कराती रहती है, वो क्वालिफाई कर सकते हो। उन क्वालिफिकेशन के अलावा पीसीएस आपका ऑप्शन होता है, हर स्टेट में पीसीएस होते हैं अलग अलग तरीके के। ठीक है, उसके बाद में फिर आरओ का भी एग्ज़ाम होता है कुछ उसी पैटर्न के ऊपर, वो भी कर सकते हो। उसके बाद में भी अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर बिजनेस करो, व्यापार करो, कुछ बड़ा ऐसा करो, कुछ भी ऐसा करो जो आप इससे जुड़े हुए रहो। कुछ लोग सोच के आते हो ना कि बस यूपीएससी करना, उसके अलावा कुछ नहीं सोचेंगे। ऐसे ही होता है ना कि दिमाग में होता करना तो यूपीएससी करना, वरना नहीं करना है कुछ। तो जिसके दिमाग में ये होता है सिर्फ यूपीएससी करना है, वो यूपीएससी नहीं कर पा रहे हो तो यूपीएससी करवा दो। ठीक है, जो हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो नहीं कर पा रहे हैं यूपीएससी तो क्या करो, यूपीएससी करवा दो। यूपीएससी मतलब आईएएस नहीं बन पाओ तो आईएएस बना ही दो। तो जो संतुष्टि आपके मन में आएगी उसके बाद में, उसकी एक अलग ही परिकाष्ठा होती है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, सब बार्थोलोमो डियास नहीं बनना है किसी को भी यहाँ पे। ठीक, क्या बनना है हमें? कोलंबस नहीं, वास्को डी गामा। अमेरिका चला गया तो इसका मतलब ये नहीं है वो अच्छे रास्ते पे चला गया, गलत रास्ते पे चला गया, उसको हवाएं ले गई थी वहाँ पे। तुम्हारे ऊपर कोई हवा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आ जाना सीधे सही रास्ते पे। ठीक है, रास्ता मत भटक जाना चलते चलते। तो ये बेसिकली इस रूट से इस रूट पे पहुंचा और इस रूट से इस रूट पे पहुंचने के लिए इसको क्या ज़रूरत पड़ी? एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि कई सारी कैलकुलेशन करके आया था। नेविगेशन सिस्टम इस समय शुरू हो गया इसके समय में। अभी तक कोलंबस के समय में या फिर हम लोग देखें पीछे बार्थोलोमो डियास के समय में नेविगेशन सिस्टम नहीं था। नेविगेशन सिस्टम क्या होता है? वही जो आप 4 कांटे देखते हो, टक 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 इधर चलते हैं तो नॉर्थ दिख गया, इधर रख गया तो साउथ दिख गया, इस तरीके का एक सिस्टम शुरू हो गया। अब इसको पता था कि ये डायरेक्शन नॉर्थ है ये वाली, ये डायरेक्शन साउथ है ये वाली, दोनों जगह नहीं जाना है। और इस डायरेक्शन में तो कोलंबस जा चुका है, तो इस डायरेक्शन में भी नहीं जाना है। अब नेविगेशन से इसको पता चल गया कि मुझे तो भाई ईस्टर्न इलाके में जाना है, पूर्वी भाग की तरफ जाना है। तो इसने उस नेविगेशन का भी सहारा लिया। दूसरी बात, ऐसे समय पे नहीं चला कि इसको ज़बरदस्ती हवाएं ले जाएं खींच के, ऐसे समय में भी नहीं चला। ओशियन की विंड्स उस समय शांत थी, जिसकी वजह से ये बच गया, ज़्यादा आगे यहाँ से निकल आया। और तीसरी चीज़, इसके पास में एक सपोर्ट था। यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक एक फाख्ता उड़ा करती थी। फाख्ता समझते क्या होती? क्या होती? कबूतर होता है।
कबूतर, जो छोटे वाले देखते हो, छोटे वाले जो देसी वाले होते हैं उनको फाख्ता बोला जाता है, वो होती है, ठीक है। तो कबूतर उड़ा करता था एक कबूतर था जिसका क्या नाम था, अब्दुल मजीद। क्या नाम था, अब्दुल मजीद, ठीक है। हाँ, कबूतर ही था, कई सारे संदेश यहाँ से यहाँ लेके जाता था, यहाँ से यहाँ के संदेश लेके जाता था। और वो संदेश के साथ साथ में उसको लगता था कि यार सिर्फ संदेश लेके क्या जाओ, थोड़ा व्यापार भी कर लो, है ना। तो व्यापार भी कर लिया करता था, ठीक। तो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक संदेश वाहक के रूप में रहता था। अब यहाँ से यहाँ ट्रैवल करते करते कई सारे इसको यात्री मिला करते थे यहाँ पे, जिसमें से एक यात्री मिल गया इसको वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा से इसने कांटेक्ट किया, बातें की, कुछ डिस्कशन हुआ। और उस डिस्कशन के बाद में क्या हुआ कि भाई भारत का रास्ता तो ये इधर जाना चाहिए। तो बोले भारत के रास्ते पर कैसे पहुँचा जाएगा, इसको अब्दुल मजीद ने पूरी तरीके से सहयोग कर दिया। अब्दुल मजीद के सहयोग के बाद में ये जब इस रास्ते से इस रास्ते की तरफ गुजरे तो अब्दुल मजीद, बताओ इनके साथ में कैसे कांटेक्ट किए होंगे। ये यूरोपीय है, पुर्तगाली भाषा बोलने वाला व्यक्ति है। ये अब्दुल मजीद गुजरात का निवासी है, गुजराती भाषा बोलने वाला व्यक्ति है। तो इन्होंने कैसे भाषा की, कैसे कांटेक्ट किया होगा, कन्वर्सेशन कैसे, इशारों ही इशारे में। अच्छा, इशारों इशारों में कांटेक्ट किया होगा, कैसे किया होगा, है वाला, गूंगे वाला इनका जो कांटेक्ट या कन्वर्सेशन हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है वो बातों में लैंग्वेज में नहीं हो पाया होगा। एक पुर्तगाली और एक गुजराती बोलने वाला व्यक्ति है, ठीक है। तो नो डाउट इनका जो कन्वर्सेशन हुआ होगा वो डायरेक्शन या फिर कहीं ना कहीं किसी ऐसी लैंग्वेज में हुआ होगा जो वर्बल नहीं होती है, नॉन वर्बल होती है, ठीक है। मतलब वो इनकी समझ गया था कि ये क्यों आया है यहाँ पे, किस लिए यहाँ पे आया, तो उसने इनका हाथ पकड़ के बस उसको उस रास्ते तक पहुँचा दिया, ठीक है। तो ये यहाँ से इनको लेके आया और कहाँ पहुँच गया, कैलीकट। कैलीकट ये अब्दुल मजीद के साथ चले आए। कालीकट के अंदर एक राजा था यहाँ पे, कौन, मनोरिन, जमोरिन, राजा जमोरिन। यहाँ पे एक राजा राज करता था जिसका नाम था राजा जमोरिन। राजा जमोरिन को खुशखबरी मिल गई, अरे बाप रे, यूरोप से एक बहुत बड़ा यात्री आ रहा है और ये यात्री हमारे लिए सोने के भरे भरे आभूषण लेके आएगा, पैसा लेके आएगा, और हम इसका वेलकम क्यों ना करें। थालियाँ सजवा दी उन्होंने, पूरी तरीके से अपना एम्पायर सजवा दिया और बोले वास्को डी गामा यूरोप से चला आ रहा है, सीधा सीधा ये रोमन का जितना खजाना है सब लेके हम ही को दे देगा आके, ठीक है। और वो इस उम्मीद में पूरा का पूरा अपना ये साम्राज्य सजा दिए। वास्को डी गामा यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, और वो जब ऐसे यहाँ तक पहुँचा और यहाँ पहुँचने के बाद में जैसे ही जमोरिन से मिला, उसने जमोरिन के सामने सच में दो बड़े बड़े बोरे रख दिए भर के। एक आलू का बोरा था, ठीक है, उसमें आलू भरे हुए थे, ठीक, टमाटर थे, टमाटर भरे हुए थे, थोड़ी बहुत तंबाकू ले आया नशा कराने के लिए, बोले ये भी ले लो। अब वो कहाँ उसको लेके आना था, सोना चांदी हीरे जवाहरात। जमोरिन ने देखी ये बात, जमोरिन गुस्सा आ गया, उनने तो इसको पूरे के पूरे सोने चांदियों से लाद दिया था, या व्यापारी आ रहा है। तो उनने से बोला, उन्होंने उम्मीद की थी तुम तो कुछ लेके आओगे, कायदे का। उनने बोला हम फकीर आदमी, झोला लेके चल ठीक है, और वो झोला लेके चल दिया था वहाँ से, अपना बोरा लेके बेसिकली, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ जब पहुँचा तो उसके पास में देने के लिए भारत को क्या था, आलू थे, टमाटर थे, या कुछ टोबैको थी। तो पुर्तगालियों से हमें भारत के अंदर क्या मिल गया, आलू। जो आलू हर सब्जी में आज के समय में पसंद किया जाता है, ये किसकी देन है, पुर्तगालियों की है, ठीक है। कभी कभी हर चीज़ में आलू मिलता है, हर चीज़ में कुछ भी खाओगे आलू, कुछ भी खाओगे आलू, हर चीज़ में आलू खाने को मिलता है। किसकी वजह से, पुर्तगाली। और उसी आलू को खा खा के हम सब आलू बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से, पुर्तगालियों की वजह से हो रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा विषाणु फैलाया है, इन्हीं लोगों ने फैलाया है। और ये आलू लेके आया, टमाटर लेके आया, टोबैको, ये तीन चीज़ें पूछ ली जाती हैं कभी कभी कि पुर्तगाली भारत के अंदर किस तरीके की चीज़ों को लेकर आए थे, ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है। और ये बेसिकली भारत के अंदर कैलीकट में पहुँच गया। जमोरिन भी थोड़ा उदारवादी किस्म का आदमी था, उसने बोला जब आया इतनी दूर से थका आ रहा होगा, चलो कुछ मांग रहा है दे ही देते। तो उन्होंने बोला क्या करने आए हो यहाँ पे, तो बोले मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे मसाला
मसाले लेने आया हूँ। तो उसने बोला मसालों में क्या लोगे? काली मिर्च से बोला मुझे काली मिर्च चाहिए। बेसिकली काली मिर्च के लिए ही ये ढूंढता ढूंढता या मसालों को लेने के लिए यहाँ पे आया। जब इसको यहाँ पे दिखा कि काली मिर्च की अधिकता सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी? साउथ में ही थी। अगर मसालों की अधिकता की बात करें कहाँ पे? साउथ में। ये बात ध्यान रखना, हम लोग बार बार बात करते हैं कि भारत के अंदर मसालों की अधिकता थी। कहाँ पे? साउथ में, नॉर्थ में नहीं है। नॉर्थ में तो कॉटन है, सिल्क है नॉर्थ में अगर बात हो रही है। तो साउथ में क्या था? मसाले थे। तो साउथ में मसाले यहाँ पे थे और ये बोला कि मैं मसाले यहाँ से लेके जाऊँगा। इसने बेसिकली क्या करा? काली मिर्च उठा ली, क्लोव उठा ली। क्लोव का मतलब लौंग होती है छोटी मोटी, ठीक है, जो लौंग होती है जिसको लौंग बोलते हैं। ऐसे कुछ 2-4 मसाले लेके यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो अगले ही साल ये यहाँ से वापस चला गया और यहाँ से वापस जाने के बाद में ये जब यूरोप के अंदर पहुँचा, इसने यूरोप के लोगों को बोला मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज़ लेके आया हूँ। तो उसने बोला क्या लेके आया? बोले मसाले लेके आया हूँ। सब लोग खुश हो गए, बहुत खुश हो गए, अरे ये हमारे लिए मसाले लेके आया। ऐसा लगा कि कोई अलादीन का चिराग लेके चला आया, ठीक है, मतलब अब घिसेंगे तो सब मिल जाएगा। तो मसाले देख के क्यों इतना खुश हो गए? क्योंकि इनको पसंद था खाना नॉन वेज, और नॉन वेज में मतलब मीट इन लोग को खाना पसंद था। और मीट की वजह से ये लोग क्या करें कि मसाले अगर हमको मिल जाएंगे तो मीट को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। प्रिजर्व करने का मतलब स्टोर करके। क्या होता है, जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए बता दूं मैं, अगर मसालों को उसके ऊपर लगा के रखा जाता है, मीट के ऊपर लगा के रखा जाता है, तो मीट सरवाइव कर जाता है। अभी 1 दिन में ख़राब हो जाता तो अब कैसा हो जाएगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन चल जाता है। तो कई सारी मसाला लगाई हुई फिशेस हफ्ते 10-10 दिन, लुलु मॉल के अंदर जाओगे यहाँ पे तो वहाँ पे 10-10, 15-15 दिन स्टोर्ड या प्रिजर्व्ड मीट मिलता है आपको खाने के लिए। कैसे होता है? वो मसाले लगे हुए होते हैं उसके ऊपर। हाँ, फिर उसको खा लेते हैं, ठीक है, तो फिर उसको खा लिया जाता है। तो प्रिजर्व्ड होता है, प्रिजर्व्ड मसाले या फिर उसके बेसिस पे उसको बनाया जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए लोग इसलिए यहाँ खुश हो गए। अब इन्होंने खुशी खुशी में क्या किया? इसका फ़ायदा उठाया वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा बोला कि भाई मैं मसाले लेके आया हूँ तो पैसा लूँगा इसका, ठीक है। बोला ठीक है, कितने लोगे? तो ये बोला कि भाई बहुत सस्ता मसाला है और मैं ये मसाला आपको सिर्फ 600 रुपये में दे दूँगा। कितने में? 600 रुपये में, ठीक है, 600 रुपये में। यहाँ से इस मसाले को इनने खरीदा था 10 रुपये में। कितने में खरीदा था? 10 रुपये में। कितना प्रॉफिट? 60 गुना प्रॉफिट पे बेचा जाके। कितना? 60 गुना प्रॉफिट पे। अब जो व्यक्ति 60 गुना प्रॉफिट पे इतने मसाले बेच आए जाके, क्या वो दोबारा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब ये फिर निकला यहाँ से और फिर आया ये रास्ता ट्रैवल करते करते। अब किसी कोई कबूतर नहीं मिला, अब कि ये खुद कबूतर था, ठीक है। अब ये कहाँ पहुँच गया? सीधा दक्षिण भारत में राजा के पास में। और इसने यहाँ पे जाके बोला यार बार बार आते जाते थक जाते, ठीक है। तो राजा बोले क्या करें, मोटरसाइकिल दिला दे। तो बोले मोटरसाइकिल से तो जा नहीं सकते, सी रूट है पूरा का पूरा, उधर ऑटोमन ने घेर के रखा हुआ है, तो कुछ नहीं कर सकते। तो बोले क्या करना चाहते हो? बोले एक छोटी मोटी कुटिया मिल जाती, थोड़ा यहीं बैठ जाते, थोड़ा बैठ के यहीं आराम कर लेते। बोले ठीक है, कुटिया चाहिए तो ले लो, एक ऑफिस बनवा देते हैं तुम्हारा यहाँ पर। इन्होंने ऑफिस बनवा दिया इसका, कहाँ? कालीकट में। तो पहला ऑफिस पुर्तगालियों ने अपना कहाँ डाला? कालीकट में। अब कालीकट में बैठने के लिए भी कोई अधिकारी चाहिए नहीं चाहिए, या खाली चल जाएगी बिना अधिकारी की? वास्को डी गामा तो ट्रैवल करेगा इधर से उधर, नहीं करेगा तो रह लेगा। लेकिन इसने क्या करा? अपने अंडर में एक अधिकारी को अपॉइंट कर दिया और वो अधिकारी जो था वो था पुर्तगालियों का पहला गवर्नर। और पुर्तगालियों ने अपना पहला गवर्नर भारत में अपॉइंट किया। किसको? इसी चर्चा के साथ में यहाँ पे रुकते हैं, बात करेंगे कल, अब कल के क्लास के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच।